वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं शिप्रा तिवारी और यहाँ पर आपको बिल्कुल फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कराया जाता है मेरे बच्चों, ताकि आप अपने लाइफ में बहुत अच्छा कुछ कर सकें। सो आज की कहानी जो मुझे सुनानी आप सुनेंगे अपनी शिप्रा मैम की जबानी, और इट्स ऑल अबाउट द पोलैंड पिस्टल इंटरैक्शन एंड द हाइब्रिडाइजेशन। ये दो टॉपिक्स हैं जो एनसीईआरटी एक साथ कंसिडर करती है। पोलैंड एक्चुअली तीन है, पोलैंड पिस्टल इंटरैक्शन, एक आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन और तीसरा है डबल फर्टिलाइजेशन। पर मैं कन्वीनियंस के हिसाब से देखूंगी। अगर मुझे लगता है कि लेक्चर बहुत बड़ा हो रहा है देन विल सेपरेट द डबल फर्टिलाइजेशन इनटू द नेक्स्ट लेक्चर। आज हम कोशिश करेंगे कि पोलैंड पिस्टल इंटरैक्शन और हम आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन आज की क्लास में पूरा करें। समय मिलेगा, यह लेक्चर बहुत बड़ा नहीं होगा तो डबल फर्टिलाइजेशन भी आज की क्लास में हम कर लेंगे। सो आई होप कि आपको मैंने जो लास्ट क्लास में पढ़ाया था वो आपको समझ में आया था। मैम हम क्या पढ़ाया था हमको कुछ याद ही नहीं। बेटा याद किया करो, रोज पढ़ा करो। रोज 8 बजे आपको मेरा लेक्चर मिलता है और उस 8 बजे हम एक नए टॉपिक के बारे में बात करते हैं। और उस टॉपिक को पढ़ने के साथ साथ आपको अपनी एनसीईआरटी को देखते रहना है। आप एनसीईआरटी को देखोगे तभी आप सक्सेसफुल होगे, नहीं तो सक्सेस का कोई पाथवे नहीं है। सो इफ यू आर नीट एस्पिरेंट, आप चाहते हैं कि आप डॉक्टर बने, तो आपको एनसीईआरटी को ऐसा घोटना पड़ेगा जैसे ब्रेड में बटर, रोटी में सब्जी और दाल में चावल। समझ में आ गई बात? सो लास्ट क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन, जिसमें मैंने आपको बताया था कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ पॉलिनेटिंग एजेंट। वन इज द एबायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट एंड सेकंड इज द बायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट। एबायोटिक के अंदर हम लोगों ने विंड पॉलिनेटिंग एजेंट्स पढ़े थे, विंड के बारे में पढ़ा था और वाटर के बारे में पढ़ा था। विंड अगर एज अ पॉलिनेशन के लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं इट इज कॉल्ड एज एनीमोफिली, और अगर हम वाटर का इस्तेमाल कर रहे हैं इट इज कॉल्ड एज हाइड्रोफिली, जिसमें हमने विभिन्न प्रकार के प्लांट्स का एग्जाम्पल पढ़ा कि कौन से प्लांट्स विंड के थ्रू पॉलिनेट होते हैं और कौन से प्लांट पानी के थ्रू पॉलिनेट होते हैं। फिर हमने बायोटिक एजेंट्स के बारे में पढ़ा, जिसमें मैंने आपको बताया एंटोमोफिली इंसेक्ट के थ्रू पॉलिनेशन, ऑर्निथोफिली बर्ड्स के थ्रू पॉलिनेशन, और बहुत सारी और भी चीजें हम लोगों ने पढ़ी थी। मतलब अगर कोई लिविंग थिंग के थ्रू या किसी ऑर्गेनिज्म के थ्रू पॉलिनेशन हो रहा है तो उसे हम बायोटिक एजेंट के अंदर कंसिडर करेंगे। लास्ट क्लास में जो लेक्चर हम लोगों ने कंप्लीट किया था उस लेक्चर में से हो सकता है कि आपको नीट में 1 से 2 सवाल मिले, और 1 से 2 सवाल में ही तो आदमी का खेल बदल जाता है यार। एक सवाल गलत करके आओगे पता चला आपकी रैंक ही नीचे गिर गई, क्योंकि उस एक सवाल में कंसिडर होते हैं बहुत सारे बच्चे, और आपको पता है 45 से 55 लाख लोगों को देना है नीट, और उसमें एक क्वेश्चन जो है बहुत सारे लोग गलत करते हैं और बहुत सारे लोग उसी क्वेश्चन को सही करके अपनी रैंक बढ़ा लेते हैं। सो प्लीज उस लेक्चर को आपको ध्यान से देखना है। जो लोग भी प्लांट को बहुत ही सस्ते और हल्के में लेते हैं उनके लिए वार्निंग है कि प्लांट अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। ह्यूमन बीइंग को आपने बहुत इंटरेस्ट से देखा कि ह्यूमन का रिप्रोडक्शन कैसे होता है, बच्चे कैसे पैदा होते हैं, डिलीवरी कैसी होती है, फिर आपको प्लांट में भी इंटरेस्ट होना चाहिए, क्योंकि प्लांट का भी इक्वल वेटेज है आपके नीट के एग्जामिनेशन में। सो आज हम पढ़ेंगे पोलैंड पिस्टल इंटरैक्शन। बच्चों पोलैंड पिस्टल क्या इंटरेक्शन है, क्या बोल रहे हो? देखो याद रखो, हमेशा फीमेल और मेल्स में आप लोगों ने पढ़ा, ह्यूमन बीइंग के रिप्रोडक्शन में आप लोगों ने पढ़ा था ना कि ऐसा है कि जो जोना पेलुसिडा होती है ओवा के ऊपर, ये बेसिकली जानती है कि ये मेरा स्पर्म है या मेरा स्पर्म नहीं है। समझ में आ गई बात? आप ह्यूमन बीइंग में इसके से गधे के बच्चे पैदा नहीं कर सकते, ह्यूमन बीइंग से ह्यूमन बीइंग के ही बच्चे पैदा होंगे, क्योंकि ह्यूमन बीइंग का एग ये जानता है कि ये मेरा स्पर्म है। तो भैया ऐसा यहाँ पर भी है, गुलाब जो है कभी भी गेंदे का या चाइना रोज का फ्लावर नहीं दे सकता, यहाँ पर भी पहचानने की क्षमता होती है। इसे ही हम पोलैंड पिस्टल इंटरैक्शन कहते हैं। वहां पर हम जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा था इंटरैक्शन बिटवीन स्पर्म एंड ओवा, वैसे यहाँ पर भी हमें पोलैंड पिस्टल इंटरैक्शन के बारे में पढ़ना पड़ेगा इफ वी वांट टू लर्न द डबल फर्टिलाइजेशन और द फर्टिलाइजेशन बिटवीन द ओवा एंड द पोलन ग्रेन। समझ में आई बात? तो पहले इंटरैक्ट तक हो रहे हो। पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा भैया? पहले हम लोगों ने पढ़ा स्ट्रक्चर। किसका स्ट्रक्चर पढ़ा? हम लोगों ने इस चैप्टर को किस किस पार्ट में डिवाइड किया था वो देख लो पहले, नहीं तो भूल जाओगे। एक बार अपन लोग देखते हैं कि इस चैप्टर को हम लोगों ने किस किस पार्ट में डिवाइड किया था। सबसे पहले हमने क्या क्या पढ़ना था? देखो इस चैप्टर को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, देखो इस चैप्टर को हम लोगों ने किस किस पार्ट में डिवाइड किया था, कौन कौन से पार्ट हम लोगों ने पढ़ लिए हैं और कौन कौन से बाकी हैं वो अभी देख लो, ताकि आपको कम से कम चैप्टर से कनेक्टेड रहे कि कौन से टॉपिक हो गए कौन से बचे हैं। ठीक है, देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। ठीक है, इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ना था, क्या क्या कंप्लीट हो गया है और क्या क्या बचा है वो अभी हम जानते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं तो सबसे पहले व्हाट वी हैव टू लर्न, क्या लर्न किया रे हम लोगों ने? बताओ, तुम लोग ही है पढ़ चुके हो, जिसने नहीं पढ़ा है और आज पहले ही कुदक के आ गए हैं कि आज ही का लेक्चर लगाएंगे मैडम का, तो पहले लेक्चर में बेटा हम लोगों ने कवर किया था फ्लावर। समझे? पहले लेक्चर में हमने क्या कवर किया था? फ्लावर कवर किया था। फिर हम लोगों ने मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कंप्लीट किया था, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पूरा कंप्लीट किया था, रिप्रोडक्टिव पार्ट
ठीक है, डन। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में हम लोगों ने पूरा एंथर वेंथर की कहानी कंप्लीट की, तो और हमने देखा था कि पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन कैसे होता है। फिर हम लोगों ने फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को कंप्लीट किया, जिसमें हम लोगों ने देखा कि एक एग सेल का फॉर्मेशन, एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन किस प्रकार से होता है। ठीक है, तो फिर हम लोगों ने फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को बेटा कंप्लीट कर लिया। ये 3 टॉपिक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा बेटा, दोनों के डेवलपमेंट पढ़ लिया। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा पॉलिनेशन और पॉलिनेटिंग एजेंट के बारे में, जो लास्ट लेक्चर में ही हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक है, पॉलिनेशन के बारे में। पॉलिनेशन होगा तो फर्टिलाइजेशन होगा। ठीक है, पॉलिनेशन के बाद क्या आएगा, फर्टिलाइजेशन आएगा। फर्टिलाइजेशन के बाद बच्चों, फर्टिलाइजेशन में हम लोगों को 3 मुख्य टॉपिक पढ़ने हैं। अगर आप चाहते हैं कि फर्टिलाइजेशन प्रॉपरली हो तो आपको इसमें 3 मुख्य टॉपिक्स को इंक्लूड करना पड़ेगा। ये सब हो गया बेटा, ये चारों टॉपिक्स हम लोगों ने कर लिए हैं बेहतरीन तरीके से। फर्टिलाइजेशन में आप लोगों को करना पड़ेगा पोलन पिस्टल इंटरेक्शन। ठीक है, सबसे पहला, इट इज नॉट वेरी बिग टॉपिक यार, मुश्किल से 10-12 मिनट का टॉपिक है, पर आपको जानना पड़ेगा। ठीक है, सो दिस इज द नंबर 1 इज द पोलन पिस्टल इंटरेक्शन। सबसे पहले हम जानेंगे पोलन पिस्टल इंटरैक्शन, ये बात करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे बेटा किसके बारे में, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन बहुत ही बेहतरीन टेक्निक है। ठीक है, हम लोग सोचते थे कि भैया हम लोग डिजायर सन पाना है तो टेस्ट ट्यूब बेबी कर लो, इनविट्रो फर्टिलाइजेशन कर लो, यहाँ पर भी ऐसा हो सकता है। सेकेंड इज आर्टिफिशियल फर्टिलाइजेशन, और इसी के अंदर फिर हम आखिरी में बात करेंगे डबल फर्टिलाइजेशन। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, डबल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, और उसके बाद हम बात करेंगे फ्रूट की, सीड की। उसके बाद क्या बनेगा बोलो, उसके बाद क्या बनेगा, उसके बाद सीड बनेगा फर्टिलाइजेशन के बाद। सीड के बाद हम फ्रूट पढ़ेंगे, फ्रूट पढ़ेंगे, और फ्रूट के बाद लास्ट एक टॉपिक है पॉलीएम्ब्रियोनी, पॉलीएम्ब्रियोनी और एपोमिक्सिस। ये है आपके एनसीईआरटी की समरी जो आपको पढ़नी है। सो कहाँ तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया मेरे लल्ला, ध्यान से देखो। ये कंप्लीट हो गया अपना फ्लावर, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, पॉलिनेशन। ये टॉपिक्स हमने कंप्लीट कर लिए इस चैप्टर के। आज हम लोग बात करेंगे इस वाले टॉपिक के बारे में, मुश्किल से 2 से 3 क्लास और चैप्टर। ठीक है, फिर एमसीक्यू यूज करेंगे। सो पोलन पिस्टल इंटरेक्शन शुरू कर लेते हैं। आइए देखते हैं पोलन पिस्टल इंटरेक्शन क्या है मेरे बच्चों। देखो, ओह हो, ये बार बार ये स्लाइड्स क्यों आती है, आई डोंट लाइक दिस स्लाइड्स। ठीक है, देखते हैं, चलो। अरे यार, फिर देखो, इसको मैं डिलीट कर देती हूँ। रुको मेरे बच्चों, थोड़ा सा सब्र रखो जीवन में। ओके, नाउ अब हम लोग शुरू कर रहे हैं मेरे लल्ला, पोलन पिस्टल इंटरैक्शन। आओ, वाह मैम, आप तो ऐसा लग रहा है कि टेढ़ी लाइन। ये बोर्ड जो है थोड़ा सा मुझसे दूर रहता है एक्चुअली, इसलिए सीधा नहीं लिखा था। वैसे भी मैडम आप पास भी रहते तो कौन से सीधे सीधे लिखती हो, एंडमेंट तो लिखती हो। पोलन ग्रेन लिख रही हूँ, पोलन पिस्टल इंटरैक्शन, ये टॉपिक आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है बेटा, शुरू करें, आ जाओ। अगर हमको पोलन पिस्टल इंटरैक्शन डिस्कस करना है तो सबसे पहले आपको एक पिस्टल का फॉर्मेशन करना पड़ेगा बेटा। बिना पिस्टल को बनाए आप पोलन पिस्टल इंटरैक्शन कैसे पढ़ोगे रे, है ना, ये कहानी है। बिना ये एक बनाओ पिस्टल, बन गया पिस्टल, कोई दिक्कत कोई परेशानी, इसमें कलर कर लें। क्या बोलते हो, क्या बोलते हो, क्या बोलती जनता, कलर कर लो थोड़ा सा सुंदर दिखे। ये पिस्टल है। बेसिकली आज इस टॉपिक में हमें ये डिस्कस करना है कि भैया पोलन जो है वो पिस्टल के ऊपर बहुत सारे टाइप के पोलन बैठ सकते हैं ना भाई। ऐसा ये किसने बोला कि जो भी पॉलिनेटिंग एजेंट है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रकार का पोलन लाएगा, वो डिफरेंट टाइप के पोलन ग्रेन्स ला सकता है। पर सिर्फ वही पोलन ग्रेन क्यों पोलन ट्यूब बनाते हैं जो उसके स्पीशीज के होते हैं भाई। पोलन ग्रेन को ये कैसे पता कि मुझे ही पोलन ट्यूब बनाना है, कुछ तो होता होगा इससे। ठीक है, आओ देखते हैं। अब बेटा मैं सोच रही हूँ इसको थोड़ा बड़ा बनाती हूँ ताकि ये सुंदर दिखे और क्लियर दिखे, है ना। सो लेट मी बनाओ थोड़ा बड़ा। ठीक है, डोंट वरी, जल्दी बन जाएगा, डोंट वरी मेरे बच्चों, जल्दी बन जाएगा। ओके, नाउ दिस इज बड़ा, नाउ दिस इज बड़ा। ओके, नाउ दिस इज बड़ा। ठीक है, दिस इज द पिस्टल। लेट मी कलर दिस पिस्टल, लेट मी कलर करो दिस पिस्टल। ये देखो, पिस्टल में कलर करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि अभी हम इसमें एक कॉन्ट्रास्ट कलर यूज़ करेंगे और एक एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन करेंगे। अच्छा, इसको पढ़ने से पहले बेटा
आपको पिछला लेक्चर, मतलब आपको कौन सा लेक्चर पता है, मीगा स्पोरोजेनेसिस का लेक्चर लगा के आना। अगर कोई बच्चा ये लेक्चर लगाना चाहता है मेरे लल्ला, तो आपको पहले मीगा स्पोरोजेनेसिस का लेक्चर लगाना पड़ेगा, ठीक है। बिना मीगा स्पोरोजेनेसिस का लेक्चर लगाए आपको ये नहीं बनेगा, ठीक है। चलो, अब ये हो गया एक पिस्टल। अब याद करो वो दिन, याद करो वो दिन, आप लोगों को मैंने, ये पिस्टल हो गया, ठीक है। पिस्टल के अंदर क्या होता है, पिस्टल के अंदर क्या होता है मैम, पिस्टल के अंदर होता है ओव्यूल, ठीक है। पिस्टल के अंदर क्या होता है, ओव्यूल होता है कि नहीं होता पिस्टल के अंदर ओव्यूल? बोलो मेरे साथ, पिस्टल के अंदर ओव्यूल होता है कि नहीं होता? तो बनाओ ना ओव्यूल, क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। तो ये आप ओव्यूल बनाओ, ये हो गया आपका ओव्यूल, डन, ठीक है। थोड़ा अजीब सा बना ओव्यूल, ये हो गया आपका ओव्यूल, ठीक। ये बना लिया हम लोगों ने ओव्यूल, डन, ठीक, ओके। नाउ याद करिए वो दिन जब मैंने ओव्यूल के अंदर, आपको थोड़ा सा मोटा ओव्यूल बनाना पड़ेगा, देखो थोड़ा मोटा बना लेती हूँ ताकि विजिबिलिटी अच्छी रहे। सो मैंने आपको यहाँ पे पढ़ाया था ओव्यूल, ठीक है। ये ओव्यूल, डन, ठीक है। 2 लेयर का ओव्यूल, इंटेग्यूमेंट भी बना लो, चलो ये बन गया ओव्यूल। सो ये है आपकी ओवरी और ये है आपका ओव्यूल। याद करो, याद करो, जिसको नहीं याद है वो मीगा स्पोरोजेनेसिस का लेक्चर लगा के आए भैया। और अगर मीगा स्पोरोजेनेसिस का लेक्चर नहीं लगा के आओगे तो ये जीवन में कभी समझ में नहीं आएगा कि मैं क्या डिस्कस कर रही हूँ, ठीक है। लेबल तो मैं कर दूंगी, लेबलिंग में क्या है, चलो आओ कर देती हूँ। सो मेरे बच्चों ये क्या है बच्चों, ये है स्टाइल, दिस इज द स्टाइल, दिस इज द स्टिग्मा जो कि स्टिकी होता है ताकि पोलन ग्रेन उस पर चिपक सके, ठीक है। दिस इज द ओवरी, ये क्या है, ओवरी, ठीक है। ओवरी के अंदर एक्चुअली ओवरी ये जो ब्लैक वाला बाहर लेयर, दिस इज द ओवरी, ये है लॉक्यूल ऑफ द ओवरी जहां पर क्या पाया जाएगा, ओव्यूल। या द पर्पल वन इज ओव्यूल, ये क्या है बच्चों, ओव्यूल है, डन है। अब इस ओव्यूल के अंदर ये जो कवर दिख रहा है ये क्या है बच्चों, दिस इज द इंटेग्यूमेंट, इंटेग्यूमेंट जो बाद में चल के क्या बनाएगा, सीड कवर। ये पढ़ा है हम लोगों ने, जिसको नहीं पता है वो मीगा स्पोरोजेनेसिस का लेक्चर लगा के आए। दिस इज द फ्यूचर सीड कवर मेरे बच्चों, ठीक है। ये ओके, इंटेग्यूमेंट हो गया, प्रोटेक्शन देने का काम करता है। अब याद करो, याद करो, ये जो आपका स्ट्रक्चर है ध्यान से देखो, ये है, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज एम्ब्रियो सैक, ठीक है। ये स्ट्रक्चर क्या कहलाता है मेरे लल्ला, दिस इज द एम्ब्रियो सैक, दिस इज द एम्ब्रियो सैक, एम्ब्रियो सैक है ये, डन हो गई इतनी बात। अब ध्यान से सुनो, एम्ब्रियो सैक के चारों तरफ, एम्ब्रियो सैक के चारों तरफ कौन सी सेल्स होती हैं, दिस इज द न्यूसेलस, भरा हुआ है न्यूसेलस, डिप्लॉइड सेल्स हैं ये सारी। ये जो ब्लू वन बना रही हूँ इसे हम क्या कहते हैं, एम्ब्रियो सैक हो गया। ये जो आपको ब्लू वन दिखाई दे रहा है, दिस इज द न्यूसेलस, जिसकी सेल्स क्या होती हैं, डिप्लॉइड होती हैं, और ये डेवलपिंग एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन देता है। आई होप कि आपको ये क्लियर हो रहा है। द ब्लू वन इज कॉल्ड एज न्यूसेलस मेरे बच्चों, न्यूसेलस, ये हो गया न्यूसेलस, डन हो गई इतनी बात। अब ये जो आपको एम्ब्रियो सैक द रेड वन दिख रहा है, इसके अंदर क्या पाया जाता है बच्चों, इसके अंदर मैम स्ट्रक्चर होता है। कौन सा स्ट्रक्चर होता है, बोलो जल्दी। यहाँ पर एक सेल होती है, ये एक सेल है, ये एक सेल है, ठीक है। थोड़ी बड़ी बनाती हूँ, बड़ी बड़ी सेल्स होती हैं ये, बड़ी बड़ी सेल्स, इन्हें हम सिनर्जिड्स कहते हैं। और यहाँ पर लगा होता है एक एग सेल, ये, ठीक है। 3 सेल्स हो गई, चलो लेबल कर लेते हैं। द रेड वन को हम क्या कहते हैं बच्चों, सिनर्जिड, ठीक है। ये सब हम पढ़ चुके हैं बच्चों। द रेड वाली को हम क्या कहते हैं, सिनर्जिड्स कहते हैं, ठीक है। ये अपन लोग पढ़ चुके हैं, इसको ध्यान से देखना। द ब्लैक वन को हम क्या कहते हैं, एग सेल कहते हैं, जो बाद में चल के जाइगोट बनाएगी और फिर सीड बनाएगी। उसके बाद सेंटर पर एक सेल होती है जिसे हम कहते हैं सेंट्रल सेल या पोलर न्यूक्लियाई, सेंट्रल सेल, और इसके न्यूक्लियस को हम कहते हैं पोलर न्यूक्लियाई। और लास्ट में मेरे बच्चों 3rd नंबर पे आखिरी में बिल्कुल 3 सेल पाई जाती हैं जिन्हें हम एंटीपोडल सेल के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, एंटीपोडल सेल के नाम से, डन हो गया। ये स्ट्रक्चर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए। सो ये एक पिस्टल का डायग्राम है। पिस्टल के अंदर जो नीचे सॉलिड हिस्सा होता है इसको ओवरी कहते हैं। ओवरी के अंदर पर्पल वन इज ओव्यूल, ओव्यूल के अंदर होता है एम्ब्रियो सैक, ओव्यूल और एम्ब्रियो सैक के बीच में जितना टिश्यू होता है इसको कहते हैं न्यूसेलस। पूरा न्यूसेलस कैसा होता है, डिप्लॉइड होता है, जबकि पूरा एंडोस्पर्म कैसा होता है मेरे लल्ला, पूरा एंडोस्पर्म कैसा होता है, हेप्लॉइड होता है। ये आपको पता होना
चाहिए, ठीक है। न्यूक्लियस जो होता है ये डेवलपिंग एम्ब्रियो को जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो उसको न्यूट्रिशन देने का काम करेगा। डन हो गई इतनी बात। चलो उसके बाद ये स्टिग्मा है। अब समझो मेरी बात क्या बोल रही हूं मैं। कोई भी पॉलिनेशन हुआ और यहाँ पर आई डोंट हैव वेरी मच कलर्स, लेट मी यूज द पिंक वन, द पर्पल वन। यहाँ पर बहुत सारे पोलन ग्रेन गिर गए, ठीक है, यहाँ पर बहुत सारे पोलन ग्रेन गिरे हुए हैं। अब ये तो बिल्कुल भी जरूरी नहीं कि यहाँ पर जो पोलन ग्रेन गिरे हुए हैं, ध्यान से सुनो, यहाँ पर जो पोलन ग्रेन गिरे हुए हैं वो पोलन ग्रेन सिर्फ उसी स्पीशीज के हो, ठीक है। जैसे मान लो कि हम चाइना रोज की बात कर रहे हैं, जो इंसेक्ट आया है और पोलन ग्रेन गिराया है, जरूरी थोड़ी कि वो चाइना रोज का ही, वो किसी और भी पोलन ग्रेन का तो हो सकता है कि नहीं हो सकता, मतलब और भी किसी प्लांट का हो सकता है कि नहीं हो सकता। तो पहले इन दोनों के बीच में, मतलब आपके ओव्यूल या आपके फीमेल और मेल पार्ट के बीच में होगा इंटरैक्शन। समझ में आई बात? क्या होगा? इंटरैक्शन होगा। और ये जो इंटरैक्शन होता है वो होता है कीमोट्रॉफिक इंटरैक्शन। समझ में आई बात? पोलन ग्रेन और पिस्टल के बीच में क्या होगा बच्चों? पोलन ग्रेन और पिस्टल के बीच में होगा इंटरैक्शन, ठीक है। क्या होगा मेरे लल्ला? पोलन ग्रेन और पिस्टल के बीच में होगा इंटरैक्शन होगा। इसका मतलब ये है कि हमें इससे ये पता चलेगा कि हमें इस पोलन ग्रेन को यहाँ पहुंचाना है कि नहीं पहुंचाना है। ये जो इंटरैक्शन होता है मेरे बच्चों, ये कैसा होता है? कीमोट्रॉफिक इंटरैक्शन। कैसा होता है बच्चों? कीमोट्रॉफिक इंटरैक्शन। कीमोट्रॉफिक इंटरैक्शन का मतलब ये है कि इसकी जो सिनर्जिड सेल्स होती हैं ये निकालती हैं कुछ केमिकल्स। क्या निकालती हैं? कुछ केमिकल्स निकालती हैं, और उन केमिकल्स को ये पोलन ग्रेन सेंस कर लेता है और फिर उसी जगह पर पोलन ट्यूब को डेवलप करता है। अगर आप और देखें तो यहाँ पर सिनर्जिड्स के पास होते हैं फिलीफॉर्म अपैरेटस। लुक एट दिस, यहाँ पर ये जो आपको दिखाई दे रहा है, दिस इज द फिलीफॉर्म अपैरेटस। ये जो ऐसे ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस दिखाई दे रहे हैं, इसे हम कहते हैं फिलीफॉर्म अपैरेटस। फिलीफॉर्म अपैरेटस जो है वो डायरेक्शन देता है, ठीक है। क्या देता है? डायरेक्शन। पोलन ग्रेन सब अंदर आए जा रहे हैं, पर पोलन ग्रेन पोलन ट्यूब के इधर उधर एंड पेंट कहीं और ना घुसा दे, इसीलिए फिलीफॉर्म उसको ऐसे ऐसे करके बोलते हैं आजा आजा आजा, ठीक है, ये बताते हैं। नाउ सिनर्जिड्स के पास ये कैपेसिटी होती है कि वो पहले ये पहचानती, ओ तू मेरा है, ठीक है। पहले वो पहचान जाती है कि मेरा है या नहीं है। पहले अगर वो पहचान जाएगी कि मेरा है तब तो ठीक है, पर अगर उसको लगा कि मेरा नहीं है तब तो वो कोई रिस्पॉन्स नहीं देगी। सो सिनर्जिड्स जो है वो पहले पहचानती कि तू मेरा है या नहीं है, और अगर तू मेरा है तो वो कुछ केमिकल्स निकालेगी जिससे पोलन ग्रेन इंटरैक्ट होकर नीचे आ जाएंगे। ध्यान हो गई इतनी बात? और अपना पोलन ट्यूब डेवलप करेंगे। और फिलीफॉर्म अपैरेटस से जो का काम ये होता है कि वो पोलन ट्यूब को बोलता है इधर 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 उधर मत जा रे, इधर आ इधर आ, तो वो सिनर्जिड से पोलन ट्यूब अंदर घुसती हुई अंदर आ जाएगी। सो फिलीफॉर्म अपैरेटस का काम ये होता है कि पोलन ग्रेन को सही डायरेक्शन दो, और जो केमिकल्स होते हैं उनका ये मतलब होता है कि पोलन ट्यूब जर्मिनेट करो, ये तुम्हारी स्पीशीज है। समझ में आई बात? दिस इज कॉल्ड एज पोलन पिस्टल इंटरैक्शन मेरे बच्चों। डन हो गई इतनी बात? इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं ना? अब मैं इसको थोड़ा सा मिटाना चाहती हूँ, ठीक है। आई वॉन्टेड टू रब दिस, मुझे इसको मिटाना है ताकि मैं ये बता सकूं कि हमें पोलन ट्यूब को किस प्रकार से डेवलप करना है। अदरवाइज आपको कभी भी समझ में नहीं आएगा कि पोलन ट्यूब डेवलप कैसे हुई, ठीक है। देखो, डबल फर्टिलाइजेशन हम यहाँ नहीं पढ़ेंगे, ओके। डबल फर्टिलाइजेशन हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब क्योंकि क्लास लंबी हो जाती है, फिर मज़ा नहीं आता है। सो ये हमारे पास बहुत सारे पोलन ग्रेन यहाँ पे पड़े हुए हैं, ठीक है। अब सिनर्जिड्स की सेल ने बुलाया तू इधर आ उधर मत जाना है, तेरा मेरा वाला है ये, तू कहाँ जा रहा है इधर उधर। पर अगर सिनर्जिड्स को ये लगा कि ये मेरा नहीं है तो बोले भाड़ में जा, तू हमारा नहीं, तू निकल ले इधर से, ठीक है। अब क्या होगा वो ध्यान से देखो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ ये मिटा दूं, ये हमको क्लियर हो गया ना, ये सब अब मैं मिटा रही हूँ, ठीक है। फ्यूचर एम्ब्रियो सैग स्टिग्मा स्टाइल ये सब आपको पता है ना, इतने मेरे लाल हो तुम, इतना पढ़ाया मैंने, इतने होशियार होने चाहिए, ठीक है। चलो देखो बेटा, अब उसके बाद ये जरूरी नहीं है कि पोलन ग्रेन सिर्फ एक ही पोलन ट्यूब डेवलप करेगा मेरे लल्ला, बहुत सारे पोलन ट्यूब्स एक साथ डेवलप होंगे। आई बात समझ में? बहुत सारे पोलन ट्यूब एक साथ डेवलप होंगे। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर अब आपको थोड़ा सा कहानी और समझनी है। याद करो वो दिन जब मैंने आपको एक पोलन ग्रेन की संरचना समझाई थी, याद है? पोलन ग्रेन इज द गैमीटोफाइट ऑफ द फीमेल, ठीक है। ये एक पोलन ग्रेन की संरचना है मेरे बच्चों, पोलन ग्रेन, ठीक है। तो पोलन ग्रेन की संरचना बनाओ, इसको भी थोड़ा सा हाईलाइट कर लो, तो ये थोड़ा अरे 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 हाँ,
सो ये एक पोलन ग्रेन की संरचना है बेटा, ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं, ये तो बस आपके लिए क्विक रिवीजन है, पर क्योंकि हमको पोलन पिस्टल इंटरेक्शन पढ़ना है तो पहले पोलन ग्रेन की संरचना तो पढ़नी ही पड़ेगी, अदरवाइज आपको समझ में नहीं आएगा कि पोलन ग्रेन होता क्या है। अब याद करो, ये ऐसा पोलन ग्रेन अपन ने बनाया था और आपको याद होगा कि मैंने आपको बताया था कि ये जो बड़ी वाली सेल होती है इसको हम कहते हैं वेजिटेटिव सेल बच्चों, ठीक है। ये जो ब्लैक वाली बड़ी वाली सेल है, दिस सेल इज कॉल्ड एज वेजिटेटिव सेल। क्या कहलाती है ये? दिस इज कॉल्ड एज वेजिटेटिव सेल, ठीक है। ये है अपनी वेजिटेटिव सेल, डन। और इस वेजिटेटिव सेल के अंदर मेरे बच्चों एक और सेल तैरती रहती है, ध्यान से सुनो, इस वेजिटेटिव सेल के अंदर एक और सेल तैरती रहती है, और इस सेल को, ये एक हो गया वेजिटेटिव सेल, इसका न्यूक्लियस हो गया, और ये हो गई एक और सेल जो इसके अंदर तैर रही है, इसे हम कहते हैं जनरेटिव सेल। क्या कहते हैं बच्चों? जनरेटिव सेल। ये याद है आप लोगों को, ये एक प्रॉपर पोलन ग्रेन की संरचना है 60% एंजियोस्पर्म्स में। ध्यान से सुनो, क्या बोल रही हूं मैं? 60% एंजियोस्पर्म्स में यही पोलन ग्रेन पाया जाता है। समझ में आई बात? 60% एंजियोस्पर्म्स में यही वाला पोलन ग्रेन मेरे बच्चों पाया जाता है। डन हो गई इतनी बात? 60% एंजियोस्पर्म में यही वाला पोलन ग्रेन पाया जाएगा। डन 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 डन। अब ये पोलन ग्रेन जो है, ये सब पूरे यहाँ पर यही वाली, ये वाले जो पोलन ग्रेन आपको दिखाई दे रहे हैं वो यही वाले। डन है। सबसे पहले पोलन ग्रेन हुआ, पोलन ग्रेन जो है उसको केमिकल के थ्रू अट्रैक्ट किया गया टुवर्ड्स द एम्ब्रियो सैक। अब अगर आपको याद होगा, देन दिस एंड इज कॉल्ड एज माइक्रोपाइलर एंड, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं माइक्रोपाइलर एंड। माइक्रोपाइलर एंड वो एंड होता है जहां से पोलन ट्यूब की एंट्री होती है। कहाँ क्या होता है बच्चों? यहाँ पर होती है एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब। डन है। यहाँ से पोलन ट्यूब की एंट्री होगी बच्चों, कहाँ से? माइक्रोपाइलर एंड से। यू हैव टू रिमेंबर दीज थिंग्स ऑलवेज। डन है। माइक्रोपाइलर एंड से पोलन ट्यूब की एंट्री होगी, तो जैसे ही पोलन ट्यूब स्टिग्मा में रिलीज होंगे केमिकल के थ्रू, सिनर्जिड्स बहुत सारे केमिकल्स निकालता है जिसको अट्रैक्ट किया जाएगा पोलन ग्रेन्स को, और पोलन ग्रेन स्टार्ट मेकिंग एंड पोलन ग्रेन स्टार्ट मेकिंग व्हाट? पोलन ग्रेन बनाना शुरू कर देंगे। क्या बोलो? पोलन ग्रेन, ओहो, पोलन ग्रेन बनाना शुरू कर देंगे। क्या बच्चों? पोलन ग्रेन बनाना शुरू कर देंगे पोलन ट्यूब, ठीक है। एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब, ठीक है। चलो अब अपन बात करते हैं, इसको अपन वो करते हैं। अब मान लो कि ये पोलन ग्रेन गिरे हुए हैं, सबसे पहले मैं इसको मिटाऊंगी क्योंकि मुझे ये अच्छे लग नहीं रहे हैं पोलन, है ना, ये देखो, ठीक। अब यहाँ पर मान लो कोई पोलन ग्रेन है, कौन से कलर का बनाऊं? ब्लैक ही बनाती हूँ, ठीक है। ये पोलन ग्रेन अपने पास मेरे लल्ला गिरे हुए हैं, ये गिरे हुए हैं, ये गिरे हुए हैं, ये गिरे हुए हैं, ठीक है। ओके, अब क्या होगा? अब ये एक पोलन ग्रेन जो है हमारा, ध्यान से सुनो क्या बोल रही हूं मैं, ये पोलन ग्रेन क्या बनाने लगेगा? मान लो ये पोलन ग्रेन बनाने लगेगा पोलन ट्यूब, ठीक है। यहाँ पर जो पोलन ग्रेन है मेरे बच्चों, ये क्या बनाने लगेगा? पोलन ट्यूब। ये पोलन ग्रेन ने क्या बनाने लगा बच्चों? पोलन ट्यूब। अब ये पोलन ट्यूब को कैसे पता चलेगा कि हमें यही जाना है? क्योंकि सिनर्जिड बहुत सारे केमिकल्स निकाल रहा है। इट इज कॉल्ड एज व्हाट? इट इज कॉल्ड एज कीमोट्रॉफिक अट्रैक्शन, ठीक है। और बेटा इसके अंदर न्यूक्लियस होंगे 2, ठीक है। इसके अंदर क्या होंगे बच्चों? न्यूक्लियस होंगे 2, एक हो गया ये, एक हो गया ये, ठीक है। डन है। पर याद होगा यहाँ पर पोलन ट्यूब, वेजिटेटिव जो सेल है उसने पोलन ट्यूब बनाई, इसके अंदर एक और सेल थी जिसे हम क्या कहते हैं? जनरेटिव सेल। ये हो गई जनरेटिव सेल। और ये जो न्यूक्लियस दिखाई दे रहा है ये कौन से सेल का है? ये है वेजिटेटिव सेल न्यूक्लियस। ये क्या है बच्चों? दिस इज द वेजिटेटिव सेल न्यूक्लियस, ठीक है। ये क्या है मेरे बच्चों? दिस इज द वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस, और ये है जनरेटिव सेल का न्यूक्लियस, ठीक है। पर जैसे ही ये क्या होंगे? आगे बढ़ेंगे, इस जनरेटिव सेल में क्या होगा? बोलो मेरे साथ, माइटोसिस। क्या होगा बच्चों? माइटोसिस। और माइटोसिस, और जैसे ही माइटोसिस होगा, अरे यार ये मिट नहीं रहा है, सिलेक्ट नहीं हो पा रहा है, नहीं हो रहा है, चलो कोई बात नहीं। अब ये जो है ये 2 न्यूक्लियस में डिवाइड हो जाएंगे। लेट मी बनाओ विच कलर 2 बना देती हूँ मैं यहाँ से। अब ये बन जाएगा एक न्यूक्लियस, ये कलर विजिबल नहीं हो रहा है, ठीक है। इनमें माइटोसिस होगा और 2 न्यूक्लियस ए बन जाएंगे। तो बेसिकली वी हैव 3 न्यूक्लियस, एक है वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस और 2 है हमारे पास गैमीट्स। ये दोनों को क्या कहते हैं हम लोग बच्चों? गैमीट। ये दोनों को हम क्या कहते हैं? गैमीट।
डन है, समझे बात को? क्या बोला मैंने ये बोला कि पोलन ग्रेन में जैसे ही पोलन ग्रेन इसके ऊपर डिलीवर होगा वैसे ही वेजिटेटिव जो आपकी सिनर्जिड सेल है वो अट्रैक्ट करेगी, आ जाओ मेरे पास, तुम्हें कहीं और नहीं जाना है। जैसे वो इसको ये बोलेगी पोलन ग्रेन जर्मिनेट होगा, जर्मिनेट होकर वो बनाएगा एक पोलन ट्यूब। क्या बनाएगा मेरे बच्चों? पोलन ट्यूब। पोलन ट्यूब जैसे ही बनेगी वैसे ही आपकी ये जो जनरेटिव सेल होती है इसमें होता है माइटोसिस, और हमें 2 न्यूक्लियस मिलते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं? गैमीट्स। क्या कहते हैं? गैमीट्स। अब बेटा क्या होगा वो देखो, अब इसी पोलन ट्यूब की एंट्री होगी इस जगह से। देखो ये पोलन ट्यूब यहाँ पर घुस जाएगा और सिनर्जिड को नष्ट कर देगा, ठीक है। अब इसके पास कितने न्यूक्लियस है? हमको सिर्फ किससे मतलब है? वेजिटेटिव वाले न्यूक्लियस को छोड़ो, मेरे पास कुल सिर्फ मेल गैमीट से मतलब है, 2 मेल गैमीट से हमको मतलब है। अब ये दोनों मेल गैमीट बच्चों कहाँ पर आ गए? ये दोनों मेल गैमीट एंडोस्पर्म्स के क्या नाम है, एम्ब्रियो सैक के पास आ गए, ठीक है। अब 2 मेल गैमीट्स, ध्यान सुनो, 2 मेल गैमीट रीच कर गए हैं कहाँ पर? रीचेस द एम्ब्रियो सैक। कहाँ रीच कर गए हैं? एम्ब्रियो सैक। ये होता है पोलन पिस्टल इंटरेक्शन, बस पोलन पिस्टल इंटरेक्शन, कि भैया पिस्टल ही पोलन को बताती है कि तुझे मेरे पास ही आना है, तुझे कहीं और नहीं जाना है। पोलन ग्रेन जर्मिनेट होगा तो वो पोलन ट्यूब बनाएगा, जैसे ही पोलन ट्यूब बनेगी जनरेटिव सेल में माइटोसिस होगा, माइटोसिस से 2 मेल गैमीट हमें मिलेंगे, पोलन ट्यूब की एंट्री सिनर्जिड से होगी, सिनर्जिड को नष्ट करते हुए अंदर घुसेगी पोलन ट्यूब, कौन से एंड से? माइक्रोपाइलर एंड से, और अब उसमें होगा फर्टिलाइजेशन जो अभी हमें नहीं पढ़ना है। सो इतना ही था पोलन पिस्टल इंटरेक्शन बच्चों, सब बस इतना ही है पोलन पिस्टल इंटरेक्शन, दैट्स इट, ठीक है। इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, ये ले लिया आपने स्क्रीनशॉट। आगे बढ़े हम लोग, अब आओ बेटा थ्योरी पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, आ जाओ। चलो देखो, पॉलिनेशन डज नॉट गारंटी द ट्रांसफर ऑफ राइट टाइप ऑफ पोलन ऑन द स्टिग्मा। बिल्कुल सही बात है भैया। फीमेल और मेल के साथ क्या होता है कि जब भी कॉपुलेशन होता है, जब भी इंटरकोर्स होता है, तो फीमेल को ये पता होता है कि जो स्पर्म उसकी बॉडी में आ रहा है वो स्पर्म फीमेल का ही है, किसी और का नहीं है। पर यहाँ पर कहानी ये है कि जो स्टिग्मा के ऊपर जो पोलन ग्रेन गिर रहे हैं वो जरूरी नहीं है बच्चों कि वो उसी प्लांट के हो, किसी और के भी तो हो सकते हैं। भाई इंसेक्ट मेरे पास बैठा नहीं बैठा मैरीगोल्ड का, चाइना रोज का आ गया, तो मैरीगोल्ड के पास तो फिर चाइना रोज के पोलन ग्रेन आ गए, पर क्या वो वहां पर जर्मिनेट होंगे क्या बच्चों? बताओ मुझे, जर्मिनेट होंगे क्या? नहीं। Often the pollen of the wrong type either from other species or from the same plant if it is self incompatible or also land on the stigma। जरूरी नहीं है कि हमेशा अच्छा दूसरे प्लांट का होगा, ध्यान सुनो मेरी बात, क्या बोल रही हूँ मैं, दूसरे प्लांट का होगा तो दूसरे प्लांट का होगा तब तो उसमें कोई लैंड होने का भी कोई मतलब नहीं। हो सकता है कि कुछ फ्लावर जो उसके उसी प्लांट में लगे हों वो फ्लावर ठीक तरीके से पोलन ग्रेन नहीं बना पा रहा हो, वो वाले पोलन ग्रेन भी उस फ्लावर में जो अच्छा है उसमें लैंड हो सकते हैं। तो कुछ भी हो सकता है, ये तो बस चांस हिडन ट्रायल है भैया, ठीक है। The pistil has ability to recognize a pollen whether it is of the right type compatible or the wrong type incompatible। पर पिस्टल के पास ये प्रॉपर्टी होती है कि वो ये पहचान सकती है कि ये पिस्टल, ये जो पोलन ग्रेन है ये सही है, मेरा है या गलत है या मेरा नहीं है, ठीक है। समझ में आई बात? सो ये एक एनसीईआरटी का डायग्राम है जिसमें पोलन ट्यूब डेवलप हो रही है, जिसमें जो है पोलर न्यूक्लियाई, ये पूरा एम्ब्रियो सैक बना हुआ है। ये देखो ये आपका ओव्यूल बना हुआ है, दिस इज द जहाँ से एंट्री लेना है पोलन ट्यूब को वो माइक्रोपाइलर एंड होता है, ऑपोजिट चालाजल एंड होता है, ठीक है। आगे बढ़े। Now, the ability of the pistil to recognize, ध्यान से देखो, the ability of the pistil to recognize the pollen followed by the acceptance or rejection is the result of continuous chemical dialogue between the pollen grain and pistil। जो पोलन ग्रेन आ रहा है उसे एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है, ये डिपेंड करता है उनके बीच में पाए जाने वाले केमिकल इंट्रैक्शन के बीच में, इंट्रैक्शन से, ठीक है। पोलन बोलेगा कि तू मेरा है, तू आ जा, दूसरा कहाँ जा रहा है, और अगर पोलन मतलब पिस्टल बोलेगी सॉरी कि तू आ मेरा है, केमिकल निकालेगी, अट्रैक्ट करेगी उसे तो ठीक है, और अगर नहीं निकालेगी तो नहीं है उसका, ठीक है। नाउ अब अगर बात करते हैं हम लोग किसकी, पोस्ट पॉलिनेशन इवेंट आफ्टर द कंपैटिबल पॉलिनेशन आर लिस्टेड बिलो, ठीक है। अगर एक बार पोलन ग्रेन हो गए, पोलिनेशन हो गया, तो उसके बाद क्या क्या इवेंट होते हैं। पोलन ग्रेन अगर पिस्टल ने बोल दिया है कि तू मेरा ही है, तू आ जा, तू टेंशन नहीं ले, तू आ जा, तू टेंशन नहीं लेना बिल्कुल, ठीक है। अब पोलन ग्रेन जो है वो जर्मिनेट होगा स्टिग्मा में और एक पोलन ट्यूब बनाएगा। देखो पोलन ट्यूब वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस नहीं दिखाते हैं जनरली लोग, क्योंकि उससे मतलब नहीं होता है। हम सिर्फ किसका दिखाते हैं, ये 2 न्यूक्लियस दिखाते हैं जो कि मेल गैमीट्स होते हैं, ठीक है।
ओके, द पोलन ग्रेन जर्मिनेट ऑन द स्टिग्मा टू प्रोड्यूस पोलन ट्यूब थ्रू वन जर्म पोर्स। ठीक है, पोलन ट्यूब कहाँ से होती है? आपको पता है कि पोलन ग्रेन जर्म पोर क्या होता है, याद है ना आपको? याद है आपको कि सब भूल गया? याद करो वो दिन। आपके पोलन ग्रेन के ऊपर 2 लेयर्स होती हैं बच्चों, एक होता है एक्साइन और एक होता है इंटाइन। ठीक है, एक्साइन जो होता है वो बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, तो उसके बीच बीच में ऐसे गैप्स पाए जाते हैं। ठीक है, जिससे हम क्या कहते हैं बच्चों? जिसे हम कहते हैं जर्म पोर। इसे हम क्या कहते हैं? जर्म पोर कहते हैं, जिससे पोलन ट्यूब बाहर आती है। याद रखना ये चीज़, ठीक है, क्योंकि एक्साइन बहुत मोटा होता है। सो पोलन ग्रेन जर्मिनेट होता है स्टिग्मा में और पोलन ट्यूब प्रोड्यूस करता है जर्म पोर से। द कंटेंट ऑफ द पोलन ग्रेन मूव इनटू द पोलन ट्यूब। ठीक है, अब उसमें तीनों न्यूक्लियस रहेंगे। ठीक है, वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस रहेगा और गैमेट्स का भी न्यूक्लियस रहेगा। पोलन ट्यूब ग्रोज थ्रू द टिश्यूज ऑफ स्टिग्मा स्टाइल एंड रीचेस द ओवरी। पोलन ट्यूब ओवरी की ओर जा रही है। बुला कौन रहा है बच्चों? बुला रहा है आपका ओवरी का स्टिनर्जी। इधर आओ, इधर आओ। ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब इज अ कीमोट्रॉफिक। कीमोट्रॉफिक है। कीमोट्रॉफिक का मतलब समझ में आया कि भाई ये जो एम्ब्रियो साइक की सिनर्जिड सेल होती है ना, पापी कन्या निकालती रहती, रंबा जैसे नाचती रहती, इधर आ इधर आ, तो केमिकल जो है, बहुत सारे केमिकल जिसमें बोरॉन होता है, वो अट्रैक्ट करता है पोलन ग्रेन को। आओ इधर, पोलन ट्यूब इधर इधर उधर मत घुसना। ठीक है, अब पोलन ट्यूब जो है उसके अंदर पाई जाती है जनरेटिव सेल्स, जिसमें होगा माइटोसिस, जिससे मिलेंगे हमें 2 मेल गैमीट ड्यूरिंग द ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब इन द स्टिग्मा इफ द पोलन ग्रेन आर आल्सो शेड एट 2 सेल कंडीशन। ठीक है, समझ में आई बात? अच्छा, याद रखो मैंने आपको बताया था कि हो सकता है कि जो पोलन ग्रेन, देखो हम लोगों ने 2 प्रकार का पढ़ा था। 60% पोलन ग्रेन में हम लोगों ने ये पढ़ा था कि हो सकता है कि हमारे पास ऑलरेडी 2 मेल गैमीट बने हो सकता है कि जब पोलन ट्यूब जर्मिनेट हो तब जनरेटिव सेल में माइटोसिस हो, तब 2 पोलन ग्रेन बने। ये जितनी अंग्रेजी मैं आपको बता रही हूँ ना, ये सब ऑलरेडी मैं पढ़ा चुकी हूँ। कहाँ देखोगे इसका लेक्चर बेटा? यही जो मेल गैमेट वाला वो है ना, मेल पार्ट ऑफ द फीमेल, मेल पार्ट ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट ऑफ द रिप्रोडक्शन, आप देखना उसमें मैंने आपको पढ़ा रखा है उसमें कि मैंने आपको बताया कि 60% एंजियोस्पर्म में पोलन ग्रेन ऐसे रिलीज होते हैं, एक जनरेटिव सेल एक वेजिटेटिव सेल। पर जैसे ही पिस्टल बोलती है कि ये तो मेरा है, उससे पोलन ट्यूब डेवलप होती है आपके पोलन ग्रेन से, और पोलन ट्यूब में पोलन ग्रेन के अंदर जो जनरेटिव सेल है उसमें खट से माइटोसिस होता है और 2 हमें मेल गैमीट मिलते हैं। ठीक है, पोलन ग्रेन शेड ऑन द 3 सेल स्टेज, द पोलन ट्यूब कैरीज 2 मेल गैमीट फ्रॉम द बिगिनिंग। ठीक है, समझ में आ गई बात? अगर मान लो समझो मेरी बात को, क्या बोला मैंने? ये सेंटेंस क्या बोलना चाह रहा है? ये सेंटेंस ये बोलना चाह रहा है, ये सेंटेंस मेरे बच्चों, ये सेंटेंस ये बोलना चाह रहा है कि चलो ठीक है, अगर पोलन ग्रेन इस अवस्था में रिलीज हुआ, ध्यान से सुनो, अगर पोलन ग्रेन इस अवस्था में रिलीज हुआ, दिस इज द वेजिटेटिव सेल। ठीक है, वेजिटेटिव सेल हमेशा बड़ी होती है। ठीक है, दिस इज द वेजिटेटिव सेल एंड दिस इज द जनरेटिव सेल, जनरेटिव सेल। ठीक है, तब ये जो जनरेटिव सेल है ये कब बनेगी, कब डिवाइड होगी? आफ्टर द डेवलपमेंट ऑफ पोलन ट्यूब। ठीक है, अगर ऐसा पोलन ग्रेन आपके स्टिग्मा पे रिलीज हो रहा है, जो कि 60% एंजियोस्पर्म्स में ऐसा ही होता है, ठीक है, तो आपकी जनरेटिव सेल कब डिवाइड होगी? जनरेटिव सेल, ध्यान से देखो, जनरेटिव सेल डिवाइड आफ्टर लिख लो ये, द डेवलपमेंट ऑफ पोलन ट्यूब। ठीक है, 60% में ऐसा ही होता है। पर अगर मान लो आपके पास पोलन ग्रेन ऐसा ही है, पोलन ग्रेन अगर आपके पास ऐसा ही है, ये हो गया, ये हो गई वेजिटेटिव सेल और ये 2 हो गई जनरेटिव सेल, ये 2 हो गई जनरेटिव सेल, तब तो कोई टेंशन नहीं है। अब आपके पोलन ट्यूब में 3 सेल भरेंगे, कोई टेंशन ही नहीं है। समझ गए? सो क्या लिखा है इसमें? द ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब इज कीमोट्रॉफिक, अट्रैक्ट करता है पिस्टल की तू उधर ही आ। द जनरेटिव सेल डिवाइड एंड फॉर्म्स अ 2 मेल गैमेट ड्यूरिंग द ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब इन द स्टिग्मा इफ द पोलन ग्रेन आर शेड एट द 2 सेल कंडीशन। 2 सेल में होगा तो ऐसा होगा। अगर पोलन ग्रेन 3 सेल में हुआ, मतलब ऑलरेडी उसके पास 2 मेल गैमेट बन चुके थे पहले, 40% एंजियोस्पर्म में ऐसा ही होता है, तो पोलन ट्यूब के पास पहले से ही 2 मेल गैमेट होंगे। तो 60% एंजियोस्पर्म्स में मेल गैमेट पोलन ट्यूब के बनने के बाद जनरेटिव सेल डिवाइड होकर बनाती है और 40% एंजियोस्पर्म्स में पहले से ही मिलते हैं। ठीक है, सो ध्यान से देखो मेरे बच्चों, ये है पोलन ग्रेन, ये है आपका ट्यूब न्यूक्लियस। ठीक है, ये है आपकी जनरेटिव सेल, वेजिटेटिव न्यूक्लियस को हम ट्यूब न्यूक्लियस भी कहते हैं। और फिर जब पोलन ग्रेन प्लस ट्यूब, पोलन ट्यूब, ये पोलन ग्रेन में 3 न्यूक्लियस हैं, 2 तो स्पर्म न्यूक्लियाई हैं जैसे मेल गैमेट कहते हैं, और एक होता है ट्यूब न्यूक्लियस विच इज द वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस। ठीक है, क्लियर हो गया कैसा
होता है कहानी, आगे बढ़ते हैं। चलो देखो, एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इनटू द ओव्यूल टेक्स प्लेस थ्रू, कहाँ से होगी आपको पता, माइक्रोपाइलर एंड से होती है, ठीक है। माइक्रोपाइलर एंड, प्रोगैमी, दिस इज द मोस्ट कॉमन कंडीशन, टेक्स प्लेस इन मोस्ट ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट। ऐसा हर प्लांट में मैक्सिमम एंजियोस्पर्म्स में माइक्रोपाइलर एंड से ही पोलन ट्यूब की एंट्री होती है, ठीक है। चलाजल, चलाजोगैमी, एग्जाम्पल कैस्यूरिना, कैस्यूरिना का देखो इसमें पोलन ट्यूब चलाजल एंड से एंटर लेती है, ठीक है। इंटेग्यूमेंट, इंटेग्यूमेंट से भी हम एंट्री ले सकते हैं, मीसोगैमी, एग्जांपल इज क्यूकुरबिटा। सो मैक्सिमम एंजियोस्पर्म्स में पोलन ट्यूब कहाँ से एंट्री लेती है मेरे बच्चों, ये लेती है माइक्रोपाइलर एंड से। पर कुछ जैसे कि आपकी कैस्यूराइना और वो कहाँ से, वहाँ उनके में कहाँ से एंट्री होती है, चलाजल एंड से, और इंटेग्यूमेंट से भी एंट्री हो सकती है, जो कवर है ओव्यूल का वहाँ से भी हो सकती है कुकुरबिटा में। खैर ये आता नहीं है पर आपको बता दिया मैंने। नाउ लिसन टू मी वेरी केयरफुली, अगर आप देखो ये एक ओव्यूल का डायग्राम है, ऐसा ही ओव्यूल का डायग्राम आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है। हम लोगों ने ओव्यूल का डायग्राम कैसा बनाया है, हमने ओव्यूल का डायग्राम मैम सीधा बनाया है, ठीक है। हमने ओव्यूल का डायग्राम ऐसा बनाया है, पर ये जरूरी नहीं है बच्चों, आपका एनसीईआरटी में उल्टा एनाट्रोपस वाला दिया हुआ है, ठीक है। बहुत सारे टाइप के होते हैं, एम्फीट्रोपस, हेमीट्रोपस, एनाट्रोपस, ठीक है। ये होता है चलाजल पोल, एम्ब्रियो सैक, आपको याद है कितने सेल स्ट्रक्चर होता है, याद है कि नहीं है, चलो गिन लो यार, तुम लोगों को ये भी गिनवाना पड़ेगा क्या, गिनो एम्ब्रियो सैक में कितने सेल्स हैं, 1 2 3, 3 सेल, 4 5 6, 6 सेल, और एक 7 सेल, 7 सेल होता है एम्ब्रियो सैक। कितना होता है रे, एम्ब्रियो सैक में कितने सेल होते हैं, ध्यान से देखो, एम्ब्रियो सैक में कितने सेल होते हैं, एम्ब्रियो सैक में 7 सेल होते हैं। न्यूक्लियस गिनो कितना होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 न्यूक्लियस, ठीक है। ये स्ट्रक्चर है, यही स्ट्रक्चर है ना एम्ब्रियो सैक का, ये हम लोगों ने पढ़ भी लिया। आई होप कि इसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, सेंटर वाली सेल डिवाइड नहीं होती है, ठीक है। सो गिन लो, ये पूरी कहानी ये हमको क्लियर है। एग अपैरेटस की सिनर्जिड और आपका पोलर न्यूक्लियाई और सिनर्जिड जिसमें एक्सेल होते हैं, ये एग अपैरेटस बनाते हैं, ठीक है। नाउ लिसन टू मी वेरी केयरफुली, ये देखो पोलन ट्यूब आ रही है और माइक्रोपाइलर एंड से एंट्री ले रही है, ये यहाँ से आ रही है, ऐसे एंट्री ले रही है, ठीक है। आगे बढ़े, चलो। Now, entry of pollen tube into the embryo sac. Irrespective of the place of entry of pollen tube into the ovule, the tube invariably enter the embryo sac at the micropylar end, degenerated the synergid cell. ठीक है, देखो यहाँ पर ऐसा होता है कि synergids के पास होते, ध्यान से सुनो क्या बोल रही हूँ मैं, इधर आओ। synergids के पास, कहाँ है सिनर्जिड, ठीक है। सिनर्जिड के पास ऐसे ऐसे होते हैं फिलीफॉर्म अपैरेटस, ध्यान सुनो। सिनर्जिड के पास ऐसे होते हैं फिलीफॉर्म अपैरेटस, वो ऐसे बोलते हैं, तू आ जा मेरे पास आ जा, तू मेरे पास आ जा। और जैसे ही सिनर्जिड उसको बुलाती है, ये पोलन ट्यूब सिनर्जिड के अंदर से घुसती है, ठीक है। सिनर्जिड के अंदर से ऐसे घुसती है और उसको नष्ट करती हुई अंदर की ओर चली जाती है, ठीक है। Many recent studies have shown that the filiform apparatus present on the micropylar part of the synergid guides the entry of pollen tube. यही बोला था मैंने, ठीक है। आगे बढ़े। All these events, ये हो गया pollen pistil interaction होता है। Pollen pistil interaction is totally chemotrophic. The chemicals released by the pollen, ठीक है। ऐसा नहीं है कि पोलन के थ्रू कुछ केमिकल रिलीज नहीं किया जाता है, पोलन के थ्रू भी केमिकल रिलीज किए जाते हैं जो उसे डायरेक्ट करते हैं कि तू तेरे को उधर ही जाना है, इधर उधर नहीं जाना है। साथ में फिलीफॉर्म अपैरेटस, साथ में केमिकल्स निकाले जाते हैं जो आपके एम्ब्रियो सैक के द्वारा, वो भी डायरेक्ट करते हैं कि तुझे इधर ही आना और कहीं नहीं जाना है। All these events from the pollen deposition on the stigma until the pollen tube enter the ovule are together referred as pollen pistil interaction. जब तक कि पोलन ट्यूब एम्ब्रियो सैक के अंदर नहीं पहुंच जाती, उसके पहले के और पॉलिनेशन के बाद के, ठीक है। देखो पोलन पिस्टल इंटरेक्शन में कौन कौन से इवेंट आते हैं, हेडिंग डली हुई है, इवेंट्स देख लेते हैं कौन कौन से इवेंट्स आएंगे पोलन पिस्टल इंटरेक्शन में। जितने भी इवेंट्स, ध्यान से सुनो, जितने भी इवेंट्स हैं अपने, इवेंट्स आफ्टर पॉलिनेशन डन, इवेंट्स आफ्टर पॉलिनेशन ये वाले, ठीक है। और इवेंट्स बिफोर द फर्टिलाइजेशन के पहले और पॉलिनेशन के बाद, ये जितने इवेंट हैं ये सारे पोलन पिस्टल इंटरेक्शन में होते हैं। पोलन ग्रेन की डिलीवरी से, पोलन ट्यूब का डेवलपमेंट से, पोलन ट्यूब की एंट्री से लेकर गैमेट छोड़ने तक की कहानी पोलन पिस्टल इंटरेक्शन में जानी जाती है, और ये एक बहुत ही ज़्यादा डायनामिक प्रोसेस है, ठीक है। अब सुनो, ये जो कहानी अभी हम लोगों ने पढ़ी, ठीक है, ये जो कहानी हमने अभी पढ़ी, ये पूरी नेचुरल है,
ये पूरी नेचुरल है बच्चों, इसमें कोई भी मिलावट नहीं है, ये बिल्कुल नेचुरल है। अब बेटा आपको अगर मैंने ये कहानी पढ़ाई तो इसके ऊपर जो पोलन ग्रेन गिरे हुए हैं, ध्यान सुनो मेरी बात, क्या बोल रही हूँ मैं, इसके ऊपर जो पोलन ग्रेन गिरे हुए मेरे लल्ला, ये कैसे हो सकते हैं, ये तो मिक्स्ड हो सकते हैं, कोई टेंशन नहीं, हर प्लांट के हो सकते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि जो पोलन ग्रेन आ रहे हैं वो स्वस्थ है। कई बार आपने देखा होगा कि प्लांट में बहुत सारे फ्लावर लगे रहते हैं पर सड़े मड़े उगते हैं, सही तरीके से नहीं उगते, उनके सीड सड़े हुए रहते हैं, उनका फ्रूट खराब रहता है। तो कभी आपने सोचा कि ऐसा क्यों होता है? नेचुरली, ध्यान से सुनो क्या बोल रही हूँ मैं, नेचुरली जो प्लांट्स उगते हैं या जो फर्टिलाइजेशन नेचुरली करते हैं, एनवायरनमेंट में करते हैं, ज़रूरी नहीं कि 100% टाइम वो श्योर शॉट अच्छा और स्वस्थ ही हो। समझ रहे हो मेरी बात? ज़रूरी नहीं कि वो फर्टिलाइजेशन 100% स्वस्थ या श्योर शॉट ही हो सकता है कि आज हम लोगों ने 50 लाख रुपए सेब की खेती में इन्वेस्ट कर दिया, पता चला कि जो पॉलिनेशन है वो ढंग से नहीं हुआ, पता चला उस खेत के सेब जिसमें हमने जो बीज लगाए थे, पेड़ में लगाए थे, उसका मेल वाले पोलन ग्रेन ही नहीं, पता चला दूसरे खेत के आ गए, दूसरे खेत में जो सेब के प्लांट लगे थे वो तब सब सड़ल्ले थे। अब आपके जो सेब होंगे वो एकदम घटिया क्वालिटी के होंगे। तो अब ऐसा तो नहीं होना चाहिए, हम इस नेचुरल प्रोसेस का वेट तो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एक बार अगर फ्रूट बन गया तो हम फिर अगले साल ही वो बनेंगे भाई, नेक्स्ट ईयर ही बनेंगे, 2 साल बाद ही बनेंगे। अब ऐसी कंडीशन में हम क्या करें, क्योंकि हमने इतना पैसा इन्वेस्ट कर दिया है और हम चाहते हैं कि हमारा जो क्रॉप है वो अच्छा, स्वस्थ, हेल्थी हो और उसमें अच्छा फ्रूट बने ताकि अच्छा हमको रीसेल प्राइस मिल सके। तो आप लोगों को याद होगा कि जिन लोगों के, अगर हम लोगों को बात करें मनुष्य की मतलब इंसानों की, ह्यूमन बींग्स की, तो ह्यूमन बींग में जो फर्टिलाइजेशन होता है, ध्यान से सुनो मेरी बात, क्या बोल रही हूँ मैं, ह्यूमन बींग में जो फर्टिलाइजेशन होता है उसमें अगर किसी को बच्चा नहीं हो रहा है तो हम उसमें आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करते हैं। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में मेरे बच्चों हम क्या करते हैं, हम जो स्पर्म्स होते हैं वो उसको आर्टिफिशियली इंजेक्ट करा देते हैं फीमेल बॉडी में। अब ऐसे गाय भैंसों में होता है, अगर कोई गाय ज़्यादा दूध नहीं दे रही है और उसका जो मेल पार्टनर है उसी ब्रीड का वो ज़्यादा दूध नेचुरली नहीं देता है, तो हम किसी ऐसे गाय का स्पर्म उसके अंदर एंट्री करवा सकते हैं, ऐसे बैल का, जो कि अच्छा दूध देने वाली ब्रीड थी। ऐसी कंडीशन में जब जो गाय के बच्चे होंगे और जब वो बड़े होंगे तो वो ज़्यादा दूध देने वाले होंगे। तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में हमने ये सीखा कि वी कैन choose the desired quality of sperm and then inject the guy or the bhais so that they can produce more milk which is beneficial for the farmer or anybody who can doing their business, ठीक है, for the better money, ठीक है, better income। यहाँ पर भी ऐसा ही होता है कि हमारी क्रॉप में अगर हमने बहुत पैसा इन्वेस्ट कर दिया है और अगर हम उसको नेचुरली पॉलिनेट होने के लिए छोड़ देते हैं तो पॉलिनेशन हर बार सक्सेसफुल हो, अच्छा हो, ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि स्टिग्मा के ऊपर बैठने वाले पोलन ग्रेन पर फ्लावर का कोई कंट्रोल नहीं है। हो सकता है कि वो उन्हीं पोलन ग्रेन को इंटरेक्ट कर ले या अट्रैक्ट कर ले कीमोट्रॉफिक मैकेनिज्म से फिलीफॉर्म अपैरेटस के द्वारा, जो उसके लिए सही ना हो सकता है खराब हो पोलन ग्रेन, खराब फ्रूट बनेगा। ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं, हम करते हैं इन विट्रो पोलन जर्मिनेशन, मैन मेड जर्मिनेशन। समझ में आ गई बात? इसमें कोई टेंशन, कोई परेशानी तो नहीं ना। इसमें 2 प्रोसेस होते हैं, मतलब हमको क्या करना है, इन विट्रो हाइब्रिडाइजेशन। ध्यान से सुनो, ये क्या हो जाता है यार बार बार इसमें, ध्यान से देखो क्या करना है इसमें। हम लोग कौन सा प्रोसेस पढ़ रहे हैं, समथिंग इज रॉन्ग विद दिस। ये देखो ब्लैक आ जाता है बार बार, रुको, लेट मी चुनो स्लाइड्स। हाँ अब आएगी, चलो अब ध्यान से देखो मेरी बात, क्या बोल रही हूँ मैं, ध्यान से देखना है। इन विट्रो हाइब्रिडाइजेशन अगर हमें करना है, बहुत मोटा हो गया, अगर हमें इन विट्रो हाइब्रिडाइजेशन करना है मेरे बच्चों, ये देखो ये भी पगलाने लगा, मैं जिस बोर्ड में जाती हूँ वही पगलाता है। इंट्रो लिख दिया, देखो सही लिखा है मैम, इसीलिए मैं चल नहीं रहा था। इन विट्रो हाइब्रिडाइजेशन, ध्यान से देखना, इन विट्रो हाइब्रिडाइजेशन है ना, इन विट्रो हाइब्रिडाइजेशन की बात कर रहे हैं हम लोग, कैसे होता है वो देखो। इन विट्रो हाइब्रिडाइजेशन का मतलब होता है कि आप ऐसे पोलन ट्यूब का जर्मिनेशन ना टेस्ट ट्यूब या स्लाइड्स के अंदर भी देख सकते हो, पर इस प्रोसेस के अंदर आपको 2 मेन स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। वन इज द इमैस्कुलेशन, वन इज द इमैस्कुलेशन एंड सेकेंड इज बैगिंग। ये क्या हो गया मैम, ये क्या पढ़ा रही हो, अभी आपको समझ में आएगा। देखो कायदे से तो मुझे पोलन पिस्टल इंटरैक्शन के बाद सीधे फर्टिलाइजेशन पढ़ाना था,
पर क्योंकि आपके एनसीईआरटी में घुसा दिया गया है टॉपिक तो आपको पढ़ना पड़ेगा, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। और क्वेश्चन भी आ सकता है, अगर एनसीईआरटी में दिया हुआ है तो क्वेश्चन आने के चांसेस हैं बेटा, ठीक है। सो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के अंदर हमें बेसिकली 2 स्टेप्स को फॉलो करना है मेरे लल्ला। वन इज द इमैस्कुलेशन एंड सेकंड इज बैगिंग। ई मैडम बोल का रही हो, हमको तो यही नहीं समझ में आ रहा है अंग्रेजी में। आओ बेटा समझते हैं, टेंशन नहीं लेना चाहिए जीवन में, टेंशन देना चाहिए, मेरे जैसे बनो, टेंशन देती हूँ मैं सबको। सो पोलन जर्मिनेशन, हम लोगों ने देखा कि पोलन जर्मिनेशन नेचुरली देखा कि पोलन ग्रेन गिरा, जर्मिनेट हुआ, पर हम आर्टिफिशियली भी ये कर सकते हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते कि अगर हमने खेती में 50 लाख रुपया खर्चा किया है तो हमारे फ्रूट ऐसे बने जो सड़ल्ले मड़ल्ले हो, बाजार में जाएं और बिके भी नहीं, ठीक है। तो हम क्या करें, pollen germination can be studied by the dusting pollen grain pea, chickpea, crotalaria, balsam, vinca on a glass slide containing a drop of 10% sugar solution with the boric acid, calcium, magnesium and K+ salt, ठीक है। देखो पोलन ट्यूब, अगर तुमको ये लगता है कि पोलन ट्यूब सिर्फ और सिर्फ नेचुरली जर्मिनेट हो सकती, तो बेटा ऐसा नहीं है, ठीक है। आप अगर किसी ग्लास स्लाइड में क्या करें, 10% शुगर सोल्यूशन लें और उसके बाद उस पर ये कोई भी पोलन ग्रेन जो उसमें लिखे हैं, पी हो गया, बाल्सम हो गया, इनके पोलन ग्रेन छिड़के और उसके बाद फिर उसको माइक्रोस्कोप के नीचे देखें तो आपको उसमें पोलन ट्यूब जर्मिनेट होती हुई दिखाई देगी, जो ये सिद्ध करती है कि ये ज़रूरी नहीं है कि हमेशा पोलन ग्रेन नेचुरली ही पोलन ट्यूब डेवलप करे मेरे बच्चों। हो सकता है कि आर्टिफिशियली भी डेवलप कर सकते हैं, क्या टेंशन है, ठीक है। तो ये हमको ये बताता है कि अगर हम किसी शुगर सोल्यूशन में कैल्शियम, बोरिक एसिड, मैग्नीशियम और पोटेशियम सॉल्ट को लें विद द 10% शुगर सोल्यूशन, तो ये जो पोलन ग्रेन है ये अपने पोलन ट्यूब को जर्मिनेट कर सकते हैं। समझ में आई बात। आफ्टर 15-30 मिनट्स पोलन ट्यूब विल बी ऑब्जर्व टू केम आउट फ्रॉम द पोलन ग्रेन्स। इतनी बात आपको क्लियर हुई कि नहीं हुई? चलो इसका इमेज देखते हैं पहले। तो अब हम लोग ये समझ गए मतलब कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ इंसानों में ही हम आर्टिफिशियली कुछ कर सकें, आपके फ्लावर्स में भी हम आर्टिफिशियली पोलन ट्यूब को जर्मिनेट कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखो। सो दिस जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन्स इन लेबोरेटरी इज कॉल्ड एज हैंगिंग ड्रॉप मेथड। आपको पता है हैंगिंग ड्रॉप मेथड का मतलब क्या होता है? एक लेबोरेटरी में ना एक प्रोसेस होता है, ध्यान सुनना मेरी बात। हैंगिंग ड्रॉप प्रोसेस कैसे होता है? हम लोग क्या करते हैं, जैसे ये मैं अपने भी लैब में करती हूँ, मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस बताती हूँ कैसे होता है हैंगिंग ड्रॉप मेथड। ये देखो ऐसा होता है। क्या होता है, एक कोई हम लोग लिक्विड लेते हैं जिसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट होते हैं, उस लिक्विड में हम बैक्टीरिया को डाल देते हैं। उसके बाद मैं बता रही हूँ ये हैंगिंग ड्रॉप मेथड कैसे होता है और प्लांट्स में ये कैसे करते हैं वो भी बताऊंगी। उसके बाद उस पूरे बैक्टीरिया को उस लिक्विड में डाल देते हैं, उसके बाद उसे इंक्यूबेटर में रख देते हैं, 2-3 घंटे तक रहने देते हैं। न्यूट्रिशन को ले लेके बैक्टीरिया जो है वो डिवाइड होना शुरू कर देता है। डन हो गई इतनी बात। जैसे ही बैक्टीरिया डिवाइड होगा, ध्यान सुनो मेरी बात क्या बोल रही, बैक्टीरिया डिवाइड हुआ, नंबर ऑफ बैक्टीरिया उस मीडिया में बहुत ज़्यादा बढ़ गए कि नहीं बढ़ गए? अब क्या करना है तुम देखो। अब उसके बाद हमें करना है, एक ड्रॉप लेनी है, ध्यान सुना, एक ड्रॉप लेनी है, ठीक है। उस ड्रॉप को हमें कहाँ रख देना है? आपको वैसलीन लगाना है एक ग्लास स्लाइड के ऊपर, उसके बाद उस ड्रॉप को उसके ऊपर रख देना है। उसके बाद क्या करना है? उसके बाद कुछ नहीं करना है, ड्रॉप को के ऊपर कवर स्लिप लगा देना है, माइक्रोस्कोप की आती है, और उसके बाद फिर इसे माइक्रोस्कोप के नीचे उल्टा लटका के देखना है कि क्या एक्टिविटी हो रही है। इट इज़ अ हैंगिंग ड्रॉप मेथड। हालांकि अभी इसको आपको इतनी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, पर जब भी हमको पोलन ट्यूब का जर्मिनेशन देखना है तो यही हैंगिंग ड्रॉप मेथड का इस्तेमाल हम करते हैं। लेट अस ट्राई टू नो हाउ द पोलिनेशन कैन बी अल्टर्ड टू ऑब्टेन द सुपीरियर वेराइटीज। अब हमको ये जानना है कि किस तरीके से हम लोग बेहतरीन टाइप की वैराइटीज़ को अचीव कर सकते हैं बाय डूइंग द आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। आइए देखते हैं, ठीक है। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन या आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन में मैंने आपको 2 मेथड बताए, ठीक है। जैसे मान लो सपोज दैट यहाँ पे एक प्लांट बना देती हूँ मैं। सपोज दैट ये मेरे पास एक प्लांट है, ठीक है, ये एक प्लांट बना हुआ है मेरे पास। ये प्लांट जो है बहुत बेहतरीन वाला सीड देता है, पर जैसे ही बारिश आती है ये क्या होता है? डैमेज हो जाता है, गिर जाता है, ठीक है। ये जो प्लांट है ये बहुत बेहतरीन क्वालिटी का, बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी के क्या देता है बच्चों? बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी के सीड्स वगैरह देता है, पर जैसे ही इसमें क्या आती है बच्चों? जैसे ही इसमें आती है बारिश, वैसे ही ये प्लांट गिर जाता है। तो अब देखो क्या होता है, ये एक फ्लावर भी लगा दिया इसमें। वैसे ही यहाँ पर एक दूसरा प्लांट है, ठीक है, ये एक दूसरा प्लांट है, ध्यान समझना, ये एक दूसरा प्लांट है। ये प्लांट जो है बेहतरीन क्वालिटी का सीड नहीं देता, पर इस पे रेजिस्टेंट वैरायटी जो है, मतलब रेजिस्टेंस इसका बहुत अच्छा है। समझ में आई बात? इसका रेजिस्टेंस जो है मेरे बच्चों, ये पेटल्स भी बना ही देती हूँ, ठीक है।
इनका इसका जो रेजिस्टेंस है वो बहुत बेहतरीन है। डन हो गई इतनी बात। फ्लावर जो बहुत गंदा बना, बट लेट इट बी, अभी कोई इससे लेने देना नहीं है, ठीक है। अब हम चाहते हैं, ध्यान सुनना, अब हम ये चाहते हैं कि ये प्लांट ए है और ये प्लांट बी है, डन है। अब हम ये चाहते हैं, ये क्या है, इसके ये वाले प्लांट के क्या है बच्चों मेरे, इस प्लांट के बेटर सीड्स हैं, ठीक है, इसके क्या है, बेटर सीड है, और इस प्लांट का क्या है, बेटर रेजिस्टेंस है। समझो बात को, इस प्लांट का क्या है मेरे बच्चों, बेटर रेजिस्टेंस है। समझ में आई बात? तो एक का बेटर रेजिस्टेंस है और एक के बेटर सीड है। डन हो गई इतनी बात, बेटर सीड एंड बेटर रेजिस्टेंस। अब हम चाहते हैं कि हमें उस प्लांट में सीड तो मिले ही, पर इसकी क्वालिटी आ जाए, मतलब रेजिस्टेंस आ जाए, ठीक है। तो क्या करें हम लोग, बोलो बोलो बोलो, क्या करें? अब हमको करना ये पड़ेगा कि इसके जो पोलन ग्रेन्स हैं, ठीक है, इसके जो पोलन ग्रेन्स, देखो इसके पास तो नेचर था ही बेटर सीड प्रोड्यूस करने का, इसके ओवरी के पास वो जीन्स थे, कोई टेंशन परेशानी नहीं, पर हमको बेटर रेजिस्टेंस वाला चाहिए। ऐसी कंडीशन में हमें क्या करना पड़ेगा वो देखो। सबसे पहले यू हैव टू कट द स्टेमन, ठीक है, यू हैव टू कट द स्टेमन। बच्चों ध्यान से देखो, हमको ये स्टेमन को कट करना पड़ेगा, ये स्टेमन को हटाओ, हमको ये स्टेमन को कट करना पड़ेगा। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज इमैस्कुलेशन। समझ में आई बात? क्या करते हैं, सबसे पहला मेथड, सबसे पहला हमें क्या करना है बच्चों, हमें करना है इमैस्कुलेशन। यहीं पे लिख दूं मैं, नंबर 1 वी हैव टू डू व्हाट, हमें सबसे पहले करना है इमैस्कुलेशन। डन, इमैस्कुलेशन करना है। क्या होता है इमैस्कुलेशन? इमैस्कुलेशन इज जस्ट द रिमूवल ऑफ स्टेमन। समझ में आई बात? इमैस्कुलेशन क्या होता है मेरे बच्चों, रिमूवल ऑफ स्टेमन इज नोन एज इमैस्कुलेशन। क्यों? क्योंकि हमें क्या करना है वो ध्यान से सुनो। हम चाहते हैं कि यहाँ पर सेल्फ फर्टिलाइजेशन नहीं हो, ठीक है। हम क्या चाहते हैं कि हम ये चाहते हैं कि इस प्लांट में इसी के स्टेमन से सेल्फ फर्टिलाइजेशन नहीं हो, हम चाहते हैं कि इसके स्टेमन से सेल्फ फर्टिलाइजेशन हो, या हम चाहते हैं कि इसका भी नहीं हो, कोई और पोलन ग्रेन हो उससे फर्टिलाइजेशन हो। तो सबसे पहले यू हैव टू रिमूव दिस स्टेमन मेरे बच्चों, आपको ये स्टेमन रिमूव करना पड़ेगा। आई बात समझ में? आपको ये स्टेमन रिमूव करना पड़ेगा ताकि सेल्फ फर्टिलाइजेशन रुके और फर्टिलाइजेशन में किसी भी प्रकार का इंटरफेरेंस ना हो। तो इमैस्कुलेशन पहला प्रोसेस करते हैं हम। दूसरे में क्या करेंगे, इसके ऊपर यहाँ से पोलन ग्रेन लाओ, ठीक है, आपको खुद लाना पड़ेगा, और इसके ऊपर पोलन ग्रेन का छिड़काव कर दो। डन हो गई। उसके बाद पोलन ग्रेन का क्या कर दो, छिड़काव कर दो, और इसके बाद बच्चों इसे एक पॉलीथिन से पैक कर दो। समझ में आई बात? इसे एक पॉलीथिन से पैक कर दो, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं बैगिंग, ठीक है। इस प्रोसेस को मेरे लल्ला हम क्या कहते हैं, बैगिंग, ठीक है। बैगिंग कर दो आप इसकी। समझ में आ गई बात? क्या किया हम लोगों ने, सबसे पहले हम चाहते हैं कि हम जो पोलन ग्रेन छिड़क रहे हैं प्लांट के ऊपर, हम नहीं चाहते कि इसी प्लांट का पोलन ग्रेन इससे फ्यूज करे, क्योंकि अगर ये ऐसा होता है तो उसकी रजिस्टिविटी खत्म हो जाती है। यहाँ पर क्या है, इस वाले प्लांट के साथ ये है कि इसके पास बहुत अच्छा रेजिस्टेंस है, तो हम ये चाहते हैं कि बेटर सीड, तो उसके पास ये जीन्स तो हैं कि वो बेटर सीड प्रोड्यूस कर सकता है ये वाला प्लांट, पर अगर उसके पास ऐसे पोलन ग्रेन आ जाएं जिससे वो बेटर रेजिस्टेंस प्रोड्यूस कर सकता है, तो क्यों ना वो वाला पोलन ग्रेन दिया जाए मेरे बच्चों। तो हम क्या करते हैं कि इसके ऊपर पोलन ग्रेन का छिड़काव कर देते हैं और उसके बाद बैग रख देते हैं, ठीक है, बैग से ढक देते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा बैग में गैप रहेगा ताकि हवा, थोड़ी बहुत इंसेक्ट जो है ना जा पाए। और अगर मैडम फिर इससे नीचे से पोलन ग्रेन जा सकता है, बेटा ऊपर से पोलन ग्रेन छिड़कोगे तो ज्यादा आसानी है ना फर्टिलाइजेशन में। नीचे से कौन पोलन ग्रेन घुसेगा यार? समझे मेरी बात को? क्या बोल रही हूँ मैं? आपको क्या करना है, हमेशा पोलन ग्रेन ऊपर से आता है, नीचे से पहले पोलन ग्रेन से नीचे से थोड़ी घुसता है यार। समझ रहे हो बात को? नीचे से पोलन ग्रेन नहीं घुसेगा, पोलन ग्रेन हमेशा ऊपर से आता है। समझ में आई बात? इसलिए हम बैगिंग कर देते हैं ताकि कोई दूसरा पोलन ग्रेन इंटरफेयर ना करे और फर्टिलाइजेशन के बाद हमें डिजायर प्लांट मिल जाए। तो दो प्रोसेस, द इमैस्कुलेशन एंड द बैगिंग। बैगिंग में यू हैव टू कवर व्हेन यू छिड़को द पोलन ग्रेन, आफ्टर द छिड़को द पोलन ग्रेन यू हैव टू कवर दैट पार्ट ऑफ द फ्लावर सो दैट वी कैन प्रिवेंट द फर्टिलाइजेशन। हमें मतलब डिजायर फर्टिलाइजेशन जो हम चाहते हैं वही हो, बाकी किसी और से फर्टिलाइजेशन ना हो मेरे मुन्ना। बस इतना ही सही प्रोसेस है बच्चों, ठीक है। इट इज अ मेथड ऑफ क्रॉप इंप्रूवमेंट इन विच क्रॉसेस a male between the different varieties of species and gender in order to combine the desirable character in a single superior varieties.
अच्छा, ये एक बार में सक्सेसफुल नहीं होता, ये भी मैं आपको बता दूं कि अगर आपको ये लगता है कि ये बहुत एक बार में सक्सेसफुल हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होता। दुनिया में एक बार में कौन सी चीज़ें सक्सेसफुल होती हैं यार। तो बार बार आपको करना पड़ेगा, बार बार फ्लावर उगेंगे और आपको फिर देखना पड़ेगा कि आपकी जो क्वालिटी वो डिजायरेबल है या नहीं। तो क्या क्या किया आपने, सबसे पहले देखो ध्यान से मेरे, क्या किया बच्चों, सबसे पहले आपने एंथर को हटा दिया, डन है। उसके बाद आपने पोलन ग्रेन को ट्रांसफर कर दिया पिस्टल में, ठीक है। उसके बाद अब उसकी बैगिंग कर दो, बस। आगे बात करें, सो आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग स्टेप। क्या क्या होता है, सबसे पहले आप सुटेबल पेरेंट्स ढूंढो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आज हमारा मन है कि हम आर्टिफिशियल जो है हाइब्रिडाइजेशन करेंगे, तो ऐसा नहीं होता है बच्चों। आपको एक सुटेबल पेरेंट ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि ये एक एक्सपेंसिव प्रोसेस है। आपने देखा होगा इंस्टाग्राम में बड़ा इस समय चलता है कि वो पेड़ से ही सेब को काटते हैं, उसमें बढ़िया रसीला फल निकलता है, पर जब वो सेब को निकालते हैं तो क्या आपने देखा कि सेब उनका एक पैक रहता है उसमें, पैकेट में। पता है क्यों? हर सेब एक एक पैकेट में पैक रहता है, ताकि जो पोलन ग्रेन उसके पिस्टल में डाला गया है उसी पोलन ग्रेन से वो फर्टिलाइज करे और वहीं पर फ्रूट सीड सब डेवलप करे, इसलिए, ठीक है। If the female parent bear bisexual flower in such crossing experiment, important to make sure the desired pollen grain are used for the pollination. अगर bisexual flower है तो आपको पहले क्या करना पड़ेगा, डिजायर पोलन ग्रेन को ढूंढना पड़ेगा और जो उसके पास ऑलरेडी थे उसको काट के हटाना पड़ेगा। सबसे पहले हमको क्या स्टेप करना है, इमैस्कुलेशन, रिमूवल ऑफ एंथर फ्रॉम फीमेल पेरेंट और रिमूवल ऑफ एंथर फ्रॉम द फीमेल पार्ट, ठीक है, बिफोर द एंथर डाइसेंस। ऐसा ना हो तुम तब एंथर काटने का जो पहले ही डाइसेंस हो गया, तो पहले मैच्योर नहीं होने देना एंथर को, पहले ही काट देना है, ठीक है। ये एंथर को आपने काट के अलग कर दिया, डन है। पोलन ट्रांसफर कर दीजिए, बैगिंग कर दीजिए। आगे बढ़े, नेक्स्ट आपने क्या किया, बैगिंग, कवरिंग ऑफ इमैस्कुलेटेड फ्लावर विद अ बैग ऑफ सुटेबल साइज जनरली मेड अप ऑफ बटर पेपर टू प्रिवेंट द कंटामिनेशन ऑफ स्टिग्मा विद द अनवांटेड पोलन। अच्छा, इसीलिए जैसे जब मैं छोटी थी और जब मैं इसके बारे में नहीं जानती थी और मैं 3rd 4th में थी, तो जनरली वो वाले किसान टीवी आता था दूरदर्शन में, और मैं उसमें देखती थी कि फ्रूट जो है ये सारे पैकेट में क्यों बंद है, कि प्लांट में, ये पागल हो गए क्या, इतने पैकेट क्यों बर्बाद करना है। जब मैं बड़ी हुई और मैं क्लास 12th में आई, हालांकि मैं क्लास 8th में ही सीख गई थी कि बैगिंग करने से हम कंटामिनेशन से, क्रॉस कंटामिनेशन से बचा सकते हैं। बैगिंग अगर हम कर देंगे तो अनवांटेड पोलन ग्रेन स्टिग्मा में लैंड नहीं होगा, हमें डिजायरेबल फर्टिलाइजेशन मिलेगा, हम जिस पोलन ग्रेन से फर्टिलाइजेशन चाहते हैं उसी से होगा। डन हो गई इतनी बात। बटर पेपर इस्तेमाल करिए, पॉलिथीन भी बहुत सारे लोग इस्तेमाल करते हैं। डस्टिंग ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर ऑफ द मेल पेरेंट ऑन द स्टिग्मा ऑफ द फीमेल पेरेंट व्हेन द स्टिग्मा अटेन द रिसेप्टिविटी। अच्छा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ ऐसे है कि मान लो कि हम चाहते हैं, बहुत सारे जो आपके बाइसेक्सुअल फ्लावर होते हैं, जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा, बहुत सारे बाइसेक्सुअल फ्लावर ऐसे होते हैं जिनमें एंथर और स्टिग्मा दोनों का मैच्योरिटी टाइम सेम रहता है, ठीक है। हम लोगों ने बहुत सारे बाइसेक्सुअल ऐसे फ्लावर, एंजियोस्पर्म्स में ऐसा होता है, जो एंथर और स्टिग्मा होते हैं इनका मैच्योरिटी टाइम सेम होता है, ठीक है। अब हुआ क्या कि हमने एंथर को उड़ा दिया, समझो मेरी बात को। एंजियोस्पर्म्स में मैच्योरिटी टाइम हो सकता है एक हो, मेल और फीमेल एक साथ ही डेवलप होते हो, ठीक है। अब अगर एंथर मैच्योर हो गया तो वो फटने का चांस है, पोलन ग्रेन वहीं पर रिलीज हो जाएगा। क्या मतलब का तुम्हारा आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। तो हम क्या करते हैं कि डेवलप होने से पहले इमेच्योर एंथर को काट के अलग कर देते हैं। पर मैडम, अगर हम इमेच्योर एंथर को काट के अलग कर देंगे तो फिर फीमेल भी तो मैच्योर नहीं हुई, अगर दोनों एक साथ डेवलप होने थे तो बेटा कोई टेंशन नहीं है, एंथर जैसे ही काटोगे फीमेल को कवर कर दो, बैगिंग कर दो उसकी, ठीक है, ताकि कभी भी जैसे पिस्टल मैच्योर हुआ ऐसा ना हो कि कोई पोलन ग्रेन आकर जो है हाथ मार गया, ऐसा ना हो। बैगिंग कर दो काटने के बाद। अब अंदर ही अंदर क्या होगा भैया, अंदर ही अंदर पिस्टल मैच्योर होता रहेगा। उसके बाद पिस्टल जैसे मैच्योर हुआ, बैग हटाओ, पोलन की डस्टिंग करो, फिर से उसे रीबैग कर दो, ठीक है। तो इससे पोलन ग्रेन कंटामिनेशन भी नहीं होगा और हम लोगों को चल जाएगा, बढ़िया हमारी डिजायर क्वालिटी ऑफ क्रॉप मिलेगी, ठीक है। तो रीबैग्ड कर दो जब वो मैच्योर हो, पोलन ग्रेन डस्ट करो जब मैच्योर हुई, उसके बाद रीबैग्ड कर दो, ठीक है। फ्रूट आर एलॉयड, देन फ्रूट्स आर अलाउड टू डेवलप। फिर धीरे धीरे अंदर उसका सीड बनेगा, सीड से फ्रूट बनेगा। इसलिए मुझे वो पैकेट में अलग अलग फ्रूट लगे रहते हैं। इफ द फीमेल पेरेंट प्रोड्यूस यूनिसेक्सुअल फ्लावर, तो आपको इमैस्कुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है, इमैस्कुलेशन काटने की स्टेमन की जरूरत ही नहीं है। देखो फ्रूट लगे हुए, इस तरीके से बैगिंग करते हैं। आगे बढ़े। अब पोलन पिस्टल इंटरेक्शन की मेरे लल्ला हम लोग पढ़ लेते हैं और आपके आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन की हम लोग पढ़ लेते हैं। देखो, पोलन पिस्टल इंटरेक्शन के जस्ट बाद मुझे डबल फर्टिलाइजेशन पढ़ाना था, पर मैं नहीं पढ़ा सकती थी क्योंकि एनसीईआरटी के बीच में घुस गया है टॉपिक आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, तो मुझे पढ़ाना पड़ा, ठीक है। आई होप यू डोंट माइंड। चलो, पोलन पिस्टल इंटरेक्शन देखते हैं। पॉलिनेशन डज नॉट गारंटी द ट्रांसफर ऑफ राइट टाइप ऑफ पोलन ग्रेन।
ठीक है। पॉलिनेशन गारंटी नहीं है कि राइट टाइप का पोलन जो फ्लावर है उसी का पोलन ग्रेन हो, ठीक है। कंपैटिबल पोलन ग्रेन ऑफ सेम स्पीशीज एज द स्टिग्मा जरूरी थोड़ी है। Often the pollen of the wrong type either from other species or from the same plant, same species। हो सकता है कि पोलन ग्रेन का हेल्थ अच्छा ना हो, पोलन ग्रेन का साइज अच्छा ना हो, पोलन ग्रेन की क्वालिटी अच्छी नहीं हो, उसी प्लांट के उसी फ्लावर से दूसरे फ्लावर में चली गई हो, दूसरे से दूसरे फ्लावर में चली गई हो, तो भी गड़बड़ पोलन ग्रेन है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, सेल्फ इनकम्पैटिबल। हमारा ही पोलन ग्रेन हम ही को अच्छा नहीं लगता है क्योंकि वो जिस फ्लावर से आ रहा है हमारे प्लांट में लगा था, दूसरे फ्लावर से आ रहा है, वो अच्छी नहीं थी उसकी क्वालिटी। ऑल्सो लैंड ऑन द स्टिग्मा, ये भी गड़बड़ वाले भी लैंड हो सकते हैं। द पिस्टल हैज द एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज द पॉलन। पिस्टल मतलब फीमेल पार्ट के पास ये एबिलिटी होती है। ये सिर्फ प्लांट की ही कहानी नहीं रहे, ये कहानी जो है ये ह्यूमन बीइंग में भी है। आपको पता होना चाहिए कि ZP3 प्रोटीन विच इज प्रेजेंट ऑन द ज़ोना पेलुसिडा लेयर ऑफ ओवा, ये पहचान लेती है कि ये मेरा है कि मेरा नहीं है। ये ऐसा तो नहीं घर का भेदी है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता भैया। जो आपको पता होना चाहिए कि ह्यूमन ओवा भी फीमेल स्पर्म को ह्यूमन फीमेल ओवा भी मेल स्पर्म्स को पहचान सकता है बच्चों, ठीक है। ओके, वेदर इट इज ऑफ राइट टाइप कंपैटिबल है या रॉन्ग टाइप है इनकम्पैटिबल है। If it is of right type, that the pistil accept the pollen and promotes the post pollination event। अगर वो उसके टाइप का है तो पोस्ट पॉलिनेशन इवेंट होंगे, ठीक है। नाउ लिसन टू मी वेरी केयरफुली व्हाट आई एम सेइंग। ये देखो, ये पोलन ट्यूब्स है इतनी सारी बच्चों, दिस इज द पोलन ट्यूब। ये देखो, ये आपके स्टिग्मा में आपके पोलन ट्यूब है, ठीक है। ये स्ट्रक्चर तो मैंने आपको क्लियर कर ही दिया है। आगे बढ़ते हैं। ये वाला स्ट्रक्चर अभी हम लोगों को शायद पढ़ना है, चलो देख लेते हैं। पोलन ग्रेन जो है कौन सा पहला है, DE, ये होगा, ठीक है। सो A क्या है, सबसे पहला A क्या है, पोलन ग्रेन जो ये मैंने आपको बताया ना, पोलन ग्रेन जो है ये जर्मिनेट हो रहे हैं स्टिग्मा में, देखो जर्मिनेट हो रहे हैं, रेड रेड दिख रहा है। फिर सेकंड वाला क्या है, B वाला इज द पोलन ट्यूब ग्रोइंग थ्रू द स्टाइल। ये देखो इतनी सारी पोलन ट्यूब डेवलप हो रही हैं स्टाइल के अंदर, ठीक है। उसके बाद ये वाला स्ट्रक्चर तो क्लियर हो गया। C वाला, D वाला देखते हैं क्या है। D वाला है एग अपैरेटस का इनलार्ज्ड व्यू है D वाला, और इसमें हमें पोलन ट्यूब की एंट्री दिखाई दे रही है, ठीक है। पोलन ट्यूब, ये देखो पोलन ट्यूब एंट्री ले रहा है। ये वेजिटेटिव न्यूक्लियस है, ये 2 मेल गैमेट्स हैं, यहाँ से एंट्री ले रहा है, सिनर्जिड सेल्स को नष्ट करते हुए अंदर जा रहा है, ठीक है। फिलीफॉर्म अपैरेटस दिख रहा है ना, जो आ रहा है बोलता है आ जाओ। उसके बाद E वाला डायग्राम भी देख लो क्या है। E वाला डायग्राम जैसे ही पहुंचा उसने देखो सिनर्जिड सेल को नष्ट किया और अपने मेल गैमेट को यहाँ पर 2 मेल गैमेट्स को यहाँ छोड़ दिया। बाद में क्या होगा इसके बारे में हम पढ़ेंगे। चलिए, क्या था इसके बाद, NCERT क्या बोल रही थी यार, हाँ, तो पिस्टल एक्सेप्ट द पोलन एंड प्रमोट द पोस्ट पॉलिनेशन इवेंट दैट लीड्स टू द फर्टिलाइजेशन, जिससे क्या होगा फर्टिलाइजेशन, जो कि इस क्लास में हम डिटेल में नहीं बात कर रहे हैं, ठीक है। इफ द पोलन इज वन ऑफ द रॉन्ग टाइप, ठीक है, हो सकता है कि पोलन रॉन्ग टाइप का हो तो पिस्टल उसे रिजेक्ट कर देगा और या उसे जर्मिनेट ही नहीं होने देगा स्टिग्मा के ऊपर, ठीक है। The ability of the pistil to recognize the pollen followed by its acceptance or rejection is the result of continuous dialogue between the pollen grain and the pistil। ऐसा नहीं होता, देखो ये दोनों ना ऐसे इंटरेक्ट करते हैं। अच्छा तू मेरा है, हाँ तो ठीक है तू आ जा। पोलन ग्रेन बोलता है मैं आ गया हूँ, आऊँ कि नहीं आऊँ, तो वो बोलती है हाँ ठीक है आजा आजा। तो ये कंटिन्यूस इंटरेक्शन होता है, ठीक है। This dialogue is mediated by the chemical component of the pollen interacting with the those of the pistil। ये chemical interaction होता है, वो chemical release करेगा, मैं आ गया हूँ आ जाऊँ क्या, chemical release कर, वो तो बोलेगी अच्छा आ गया तू आ जा, मेरा ही है आजा, ठीक है। chemicals के थ्रू बातें होती हैं यहाँ पे। It is only in recent years that the botanists have been able to identify some of the pollen and pistil component and the interaction leading to the recognition followed by the acceptance or rejection, ठीक है। बहुत सारे लोगों ने इसको वो भी कर लिया है। As mentioned earlier, following compatible pollination, the pollen grain germinate on the stigma to produce a pollen tube through one of the germ pores। germ pore से pollen tube बाहर निकलती है, ठीक है। आपको बताया था क्योंकि एग्जाइन जो बड़ा हार्ड होता है उसमें थोड़ी छोटी जगह होती है जिसे हम germ pore कहते हैं। The contents of pollen grains move into the पोलन ट्यूब। पोलन ट्यूब में क्या क्या होगा बोलो, एक होगा वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस, 2 होंगे मेल गैमेट। पोलन ट्यूब ग्रोज थ्रू द टिश्यूज ऑफ द स्टिग्मा में ग्रो होता है एंड स्टाइल से रीच करता है और ओवरी के अंदर जाता है। यू वुड रिकॉल दैट इन सम प्लांट पोलन ग्रेन आर शेड इन 2 सेल कंडीशन। 2 सेल कंडीशन मतलब एक जनरेटिव सेल एक वेजिटेटिव सेल। अगर 2 सेल कंडीशन में है, ऐसे सेल में फिर जनरेटिव सेल डिवाइड होती है पोलन ट्यूब बनने के बाद और 2 मेल गैमेट बनाती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पर कुछ प्लांट्स में जो पोलन ग्रेन होता है वो 2 ही सेल में शेड होता है, 3 सेल में शेड होता है, 2 मेल गैमेट उसमें पहले से बनते हैं। ऐसी कंडीशन में उनकी पोलन ट्यूब में 2 मेल गैमेट और एक वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस होगा, ठीक है।
पोलन ट्यूब आफ्टर रीचिंग द ओवरी एंटर्स द ओव्यूल थ्रू द माइक्रोपाइल एंड से, याद रखिएगा, एंटर करते हैं और हमेशा एक सिनर्जिड को नेस्ट करते हैं, क्योंकि सिनर्जिड पे होता है फिलीफॉर्म अपैरेटस जो उन्हें बुलाता है, तू आजा मेरे पास, मिलता ना मौका रोज, ठीक है, ओके, ठीक है। तो सिनर्जिड जो है वो पोलन ट्यूब की एंट्री को गाइड करता है। ऑल दीज इवेंट फ्रॉम पोलन डिपोजिशन ऑन द स्टिग्मा अंटिल द पोलन ट्यूब एंटर टू द ओव्यूल आर टुगेदर रिफर्स एज पोलन पिस्टल इंटरेक्शन। जब तक कि पोलन ट्यूब एंटर होकर वहां छोड़ नहीं देते, इसके पहले की सारी कहानी पॉलिनेशन के बाद की और इसके पहले की सारी कहानी पोलन पिस्टल इंटरेक्शन कहलाती है। पोलन पिस्टल इंटरेक्शन इज अ डायनेमिक प्रोसेस जिसमें पोलन ग्रेन को रिकॉग्नाइज किया जाता है, ठीक है, उसमें उसको बताया जाता है कि तुझे आना है या नहीं आना है, तुझे इनिबिशन होना है या तेरा प्रमोशन होना है। द नॉलेज गेन्ड इन दिस एरिया वुड हेल्प द plant breeder manipulating the pollen pistil interaction, even the incompatible pollination get desired hybrids, ठीक है। इससे अगर हम पोलन पिस्टल इंटरेक्शन को ढंग से स्टडी कर लें, ठीक है, हम लोग अगर किसी पोलन पिस्टल इंटरेक्शन को अच्छे से स्टडी कर लें, हाँ तो यार, हाँ, अगर हम किसी पोलन पिस्टल इंटरेक्शन को अच्छे से स्टडी कर लें बच्चों, तो भले ही पोलन ग्रेन उसमें ढंग का नहीं गिरा हो, पर फिर भी हम डिजायर हाइब्रिडाइजेशन कर सकते हैं। You can easily study the pollen germination by dusting some of the pollen such as pea, chickpea, crotalaria, balsam vinca on the glass side containing drop of sugar solution about 10%. After about 15 to 30 minutes, observe the slide under the low power lens of the microscope. You would likely to see the pollen tube coming out from the pollen grain. पढ़ा दिया मैंने आपको कि pollen tube ऐसा नहीं है कि pollen tube हमेशा डेवलप होती है नेचुरली, pollen tube आर्टिफिशियली भी डेवलप हो सकती है, ठीक है। पोलन ट्यूब डेवलप करने के लिए हम लोगों को एक ग्लास स्लाइड में शुगर सोल्यूशन लेना है, उसमें मैग्नीशियम, कैल्शियम, पोटेशियम, बोरिक एसिड डालकर देखना है 15 से 30 मिनट के बाद उसमें पोलन ट्यूब हमें जर्मिनेट होती हुई दिखाई देगी, ठीक है। इसका मतलब ये कि पोलन ट्यूब आर्टिफिशियली भी जर्मिनेट हो सकती है। As you shall learn this chapter on the plant breeding, chapter 9 में हमें पढ़ना है a breeder can interested on the crossing different species of in genera to combine desirable character to produce the commercially superior variety called as artificial hybridization. Artificial hybridization का एक पूरा आपको पढ़ना भी है, ठीक है, ठीक है। इन सच क्रॉसिंग एक्सपेरिमेंट इट इज इंपॉर्टेंट टू मेक श्योर दैट ओनली डिजायर्ड पोलन ग्रेन आर यूज फॉर द पॉलिनेशन। ऐसा नहीं होगा कि आप कुछ भी उठा के डाल दो, आपको पहले सिलेक्ट करना पड़ेगा कि आपको कौन से पोलन ग्रेन से फ्यूज कराना है पिस्टल को, ठीक है। उसके बाद हमें कंटामिनेशन से उसे प्रोटेक्ट कराना है, इसलिए हम उसमें पहले इमैस्कुलेशन और बैगिंग टेक्निक्स फॉलो करते हैं। इमैस्कुलेशन में आप क्या करते हो, देखो, इन फीमेल पेरेंट बियर बाइसेक्सुअल फ्लावर, ठीक है। अगर बाइसेक्सुअल फ्लावर है और हम नहीं चाहते कि इसका एंथर उससे स्टिग्मा से फ्यूज हो, वहाँ पे एंथर जो है वो जो आपके पोलन ग्रेन है वो उसी पिस्टल में चले जाए, तो आपको करना पड़ेगा क्या, इमैस्कुलेशन, पर बिफोर डेहिसेंस। ऐसा ना हो कि मैच्योर हो गया तब काटने, नहीं, ठीक है। उसके बाद इमैस्कुलेटेड फ्लावर जो है, उसके बाद जब वो इमैस्कुलेशन हो गया तो उसको बैगिंग करना है। बैगिंग के लिए आप बटर पेपर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। व्हेन द स्टिग्मा ऑफ बैग्ड फ्लावर अटेन द रिसेप्टिविटी, तो आप बैग कर दो पहले, जैसे ही वो मैच्योर हुआ, अगर दोनों एक साथ मैच्योर होते हैं तब तो गड़बड़ हो जाएगा काम, ठीक है। ये मैंने आपको पढ़ा है कि जो बाइसेक्सुअल फ्लावर है उनका मैच्योरिटी का टाइम एक साथ हो सकता है यार, ठीक है। तो पहले एंथर को काट, जब मैच्योर नहीं हो तभी एंथर को काट दो, तो फीमेल भी मैच्योर नहीं हुई होगी, पर बैक करके रखो, क्या पर आपको थोड़ी पता है एक आध दिन इधर उधर हुआ, पोलन ग्रेन आ गया तो खेल तो जाना है। तो जब तक आपका पिस्टल मैच्योर नहीं होता उसको बैक करके रखो, जैसे ही मैच्योर हुआ वैसे ही बैग हटा दो, पोलन ग्रेन डस्ट करो और फिर से मैच्योर कर दो, डन हो गया इतना बार रीबैग, और उसके बाद धीरे धीरे इसमें फ्रूट डेवलप होने दे रहा है। इफ द फीमेल पेरेंट प्रोड्यूस यूनिसेक्सुअल फ्लावर, तब तो कोई टेंशन नहीं, इमैस्कुलेशन की जरूरत नहीं है। फीमेल फ्लावर आर बैग्ड बिफोर द फ्लावर ओपन, ठीक है। हमेशा याद रखिए फीमेल फ्लावर बड जो है, ध्यान से समझो, हमें अगर यूनिसेक्सुअल फ्लावर है, फीमेल और मेल वाला अलग अलग है, तब कोई टेंशन नहीं, इमैस्कुलेशन नहीं करना है, स्टेमन नहीं काटना है। पर ये याद रखना है फीमेल फ्लावर को बैग करके रखो, और तब तक बैग नहीं खोलना जब तक कि वो बर्ड से थोड़ा सा खिल नहीं जाता, जैसे ही खिलेगा उसके ऊपर पोलन ग्रेन डाल दो, ठीक है। When the stigma become, अच्छा, बैग करके रखने का कारण ये है कि आपको 2-4 दिन भी अगर आगे पीछे हो गया और पोलन ग्रेन आ गया तब तो खेल हो जाना है, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। When the stigma become receptive, जैसे स्टिग्मा रिसेप्टिव होगा, पॉलिनेशन हमको क्या करना है, पोलन ग्रेन को डस्ट करना है, उसे रीबैक कर देना है, ठीक है बच्चों। सो आज हम लोगों ने सीखा द पोलन पिस्टल इंटरैक्शन, ठीक है। पूरे एनसीईआरटी में इसीलिए तेज चलाती हूँ क्योंकि ऑलरेडी हम वो सारी चीजें पढ़ चुके हैं, पर फिर भी आपको लगता है कि एनसीईआरटी नहीं पढ़ा, एनसीईआरटी हुई हाय तौबा करते हो, धूम तनाना करते रहते हो, तो इससे अच्छा मैं सोचती हूँ कि एनसीईआरटी चलो
पढ़ा देती हूँ। पर एनसीईआरटी पढ़ा देती हूँ इसका मतलब ये है कि ऑलरेडी मैं पहले बोर्ड में वो एक्सप्लेन करती हूँ, फिर मैं स्लाइड्स वही लाती हूँ, फिर मैं एनसीईआरटी वही पढ़ाती हूँ। तो अगर 3 बार में भी समझ नहीं आता तो लेक्चर को धीरे करके देखो। हालांकि मैं एक ही चीज को इतने बार बोलती हूँ कि लोग बोलते 10x में देखो, 10x में देखो। 10x होता तो देख सकते थे आप, पर लेक्चर को जितना धीरे देखोगे वो धीरे धीरे आपके दिमाग में, जैसे आपको याद होगा कि मम्मियाँ घर पे घी बनाती हैं तो धीरे धीरे घी को छाना जाता है, जब तक घी को पूरा नहीं छान लिया जाता मम्मी उसके पीछे लगी रहती है। यहाँ पर भी वैसी है कि धीरे धीरे जब बोलूंगी तो दिमाग में जल्दी एब्जॉर्ब होगा। ठीक है, सो आज मैंने आपको पढ़ाया पोलन पिस्टल इंटरेक्शन एंड द आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। एक और टॉपिक मुझे इस लेक्चर में लेना था बट इट इज टू लॉन्ग, 1 घंटे का हो गया, इसलिए मैं और आगे नहीं पढ़ा रही हूँ। सो दिस इज ऑल अबाउट द 2 टॉपिक्स। नेक्स्ट क्लास में मैं डबल फर्टिलाइजेशन के बारे में आपसे बात करूंगी। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे मेरे बेहतरीन शानदार जबरदस्त लेक्चर आपको मिलते रहें, यू कैन विजिट द वेबसाइट ऑफ द मैग्नेट ब्रेन्स। आपको सिर्फ magnetbrain.com टाइप करना है, क्लास 12 पे क्लिक करना है बच्चों। आपको मेरी फोटो दिखेगी, फोटो पे क्लिक करोगे तो लिस्ट निकलेगी, वॉच नाउ पे करोगे तो पहला लेक्चर खुल जाएगा, आपको ये सारे लिस्ट दी हुई है। इफ यू वांट टू सी द लेक्चर ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट यू कैन क्लिक द चैप्टर नेम और आपको पूरी लिस्ट मिल जाएगी, आपके लेक्चर शुरू हो जाएंगे। आप वॉच नाउ पे क्लिक करिएगा, फर्स्ट लेक्चर से खुलेगा, नेक्स्ट वीडियो करते जाइएगा, नेक्स्ट आते जाएंगे। कभी भी लेक्चर को स्किप करके मत देखिए क्योंकि मैं हमेशा सीक्वेंस वाइज लेक्चर पढ़ाती हूँ, कभी भी कुछ भी उठा के घुसा के पढ़ाना नहीं शुरू करती हूँ। अगर आपको मेरे लेक्चर लगते हैं तो नेक्स्ट क्लास में हम जरूर मिलेंगे बच्चों विद द डबल फर्टिलाइजेशन। बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नीट के एग्जामिनेशन में डेफिनेटली इससे क्वेश्चन आता ही आता है। तो अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक थैंक यू सो मच बच्चों एंड बाय बाय।